हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 2 जो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। नाम ही अपने आप में आंसर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग रिसोर्सेस के बारे में। जैसे आप लोगों को अगर ध्यान है तो पिछले वीडियो से रिलेट कीजिएगा, पिछले चैप्टर से रिलेट कीजिएगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं और उसके अलग अलग डायमेंशंस देखे थे। अब इस वीडियो में हम अलग अलग रिसोर्सेस को स्टडी करेंगे। जैसे लैंड एज ए रिसोर्स को पढ़ेंगे, सॉइल एज ए रिसोर्स को पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेस, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो इस तरह से कुछ हमारा चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में वो होगा लैंड रिसोर्सेस। तो लैंड रिसोर्सेस को समझेंगे, क्या होते हैं लैंड रिसोर्सेस और क्या इनकी यूटिलिटी हमारी लाइफ में, और अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। पहले मुझे ये बताइए लैंड रिसोर्स होता है क्या? आप लोग क्या जानते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में? तो इन जनरल जो भी जमीन है, जितनी भी जमीन है वो लैंड रिसोर्स कहलाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। व्हाट आई मीन बाय दिस कि मतलब अभी हमें ये नहीं देखना है कि वो जमीन फर्टाइल है कि फर्टाइल नहीं है, या फिर वो जमीन कैसी है, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है जितनी भी जमीन है, जितना भी लैंड एरिया है, जितने भी जहां पे आप पैर रख सकते हो, तो वो सारा एरिया आएगा लैंड रिसोर्सेज में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड रिसोर्सेज, क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट है जो टोटल अर्थ सरफेस है, तो टोटल अर्थ सरफेस का लगभग 30% जो एरिया है वो लैंड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। तो ये रिलेटिवली बहुत कम है, मतलब 70% एरिया जो टोटल अर्थ बोलते हैं आपके, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया का 70% हिस्सा आपके पास नहीं है। आपके काम में के लिए कितना है आपके पास? जमीन कितनी है? 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। और उसमें से भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि सम पार्ट इज नॉट हैबिटेबल। मतलब क्या है? जैसे अब आप देखोगे सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट के कुछ जो डेंस एरियाज रहेंगे, मतलब जहां पे जो एकदम डियर्डी डेजर्ट्स है, ठीक है, जहां पे बहुत सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वो एरियाज नॉट मतलब दोज एरियाज आर नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन। और उसी के साथ में रशिया में आप देख लोगे इतनी बड़ी कंट्री दिखती, लेकिन आधे से ज्यादा पार्ट उसका क्या है? बहुत ज्यादा वहां पे, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट रहती है, हर समय जमा हुआ रहता है, तो हैबिटेबल नहीं है वो। डेंस फॉरेस्ट है अमेजोन एरिया के, जहां पे आप रह नहीं सकते हो। तो ये जो 30% एरिया है, जो सरफेस एरिया है हमारे पास, जिसे हम लैंड रिसोर्स कह रहे हैं, उसमें से भी एक बहुत सारा पार्ट क्या है? उस 30% का भी एक बहुत सारा पार्ट, एक मेजर एरिया जो है, वो मेजर एरिया क्या है? वो मेजर एरिया अनइनहैबिटेबल है, ठीक है, मतलब इट इज नॉट सुटेबल फॉर हैबिटाट। ये हमने पढ़ा किस बारे में? लैंड रिसोर्स के बारे में जनरल चीज देखी कि लैंड रिसोर्स क्या है, क्यों वो रिसोर्स, और कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। और उसके बाद में एक चीज और देखें कि लैंड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी हर जगह पे अलग अलग यूजेस है, मतलब वेरियस पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस। हर रिसोर्स, मतलब लैंड रिसोर्स का एक सेक्शन है, तो उस सेक्शन का अपने आप में कुछ एक मतलब है। जैसे लैंड रिसोर्स माउंटेन्स में भी आते हैं, प्लेन्स में भी आते हैं, डेजर्ट एरिया में भी आते हैं। अब माउंटेन एरिया जो है, माउंटेन एरिया पे जो लैंड रिसोर्स बोल रहे हैं आप, तो वहां पे एक अलग यूटिलिटी, एक अलग पर्पस को फुलफिल करता है। कैसे? वहां पे माउंटेन एरिया में हो सकता है कुछ मेडिसिन वगैरह मिल रही हो, वहीं पे प्लेन एरिया देखेंगे तो एग्रीकल्चर के पर्पज से सूटेबल है, वहीं पे आप डेजर्ट एरिया देखेंगे तो हो सकता है कुछ मिनरल्स पाए जाते हो। तो वेरियस पार्ट ऑफ द लैंड रिसोर्स या फिर वेरियस पार्ट ऑफ लैंड इज यूजफुल टू अस इन वेरियस डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह से अलग अलग पार्ट अलग अलग यूटिलिटी लेके चलते हैं और हमारे लिए अलग एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसके चलते क्या है, लैंड रिसोर्स एक बहुत ब्रॉड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, जिसके मल्टीपल यूजेस हैं और उस वो हमारी मल्टीपल डिमांड्स को फुलफिल करता है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लैंड रिसोर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि लैंड यूज क्या है, मतलब जमीन का आप यूटिलिटी देखेंगे, अगर आप उसके यूजेस देखेंगे, लैंड यूज पैटर्न देखेंगे कि जमीन को कहां कहां यूज किया जाता है, तो उस बारे में ये बताया गया है। अब देखिए, लैंड यूज में आप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। अब यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जमीन जो है, तो जमीन आपकी हर जरूरत को पूरा करती है। आपको खेती करना है, जमीन लगेगी, आपको घर बनाना है, जमीन लगेगी, आपको इंडस्ट्रीज बनाना है, उसके लिए भी जमीन चाहिए, आपको इंडस्ट्रीज तक पहुंचना है, उसके लिए रोड्स चाहिए, वो भी जमीन पे बनेगी। तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जितनी भी नीड्स हैं, उन सारी नीड्स को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं लैंड रिसोर्स सेटिस्फाई करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक डायमेंशन देखिए कि लैंड लेकिन एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है, ठीक। तो लैंड इज ए रिसोर्स विच इज हैविंग अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स की अनलिमिटेड नीड्स को फुलफिल करना है, मतलब उस लिमिटेड रिसोर्स से आपको अनलिमिटेड नीड्स जो है आपकी उसे फुलफिल करना है। अनलिमिटेड नीड्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको घर बनाना है, खेती करना है, रहना है, सारी चीजें करना है और सब कुछ जमीन पे होना है।
तो ये एक लैंड यूज पैटर्न का कंसेप्ट आपको बताया। इसमें लिमिटेशन क्या है समझ में आया कि लैंड इज ए फिक्स्ड रिसोर्स, वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है और आपकी जो नीड्स है वो मल्टीपल है। उस मल्टीपल नीड्स को कैसे उस पर सेटिस्फाई करना, वही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि उस रिसोर्स को कैसे जुडिशियसली यूज किया जाए कि आपकी जो बहुत सारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और हमारे पास जो सीमित एकदम लिमिटेड लैंड है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जा सके। लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब ये भी है कि आप जैसे आपको पता है कि आपकी एक जरूरत खेती करना है, लेकिन आप हर जमीन पे खेती नहीं कर सकते हो। मैं कहूं कि बस आपके छत पे खेती करना है, आपको जमीन वहां पे भी है, या फिर आपके घर के अंदर खेती कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो जमीन है, तो खेती कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि लैंड यूज पैटर्न किस तरह से होगा, मतलब यहाँ की जमीन किस काम के लिए यूज की जाएगी, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स दो कैटेगरीज में आएंगे, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। तो अब हम समझेंगे कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स मतलब ऐसा समझ लीजिए जो नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब टोपोग्राफी मतलब वहां पे कैसी टोपोग्राफी है, वहां पे जमीन की सतह कैसी, ऊपर क्या है, वहां पे पहाड़ है, माउंटेन है, प्लेन्स है, तो टोपोग्राफी डिफाइन करेगी। अगर माउंटेन्स है तो वो किसी और पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे, प्लेन्स है तो प्लेन्स एरिया पे खेती बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के करेंगे लोग। तो वहां की टोपोग्राफी डिफाइन करती है कि व्हाट वुड बी द लैंड यूज पैटर्न ओवर देयर। ठीक है, द टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया वुड डिफाइन दैट द लैंड देयर इज सुटेबल फॉर विच पर्पसेस। तो टोपोग्राफी हो गया, सॉइल हो गया। अब सॉइल भी डिपेंड करता है, जैसे ब्लैक सॉइल पता है आपको किस चीज के लिए यूज की जाती है? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। वैसे ही अगर एलुवियल सॉइल है तो हो सकता है व्हीट और राइस कल्टीवेशन के लिए। तो सॉइल भी डिफाइन करती है कि वो किस पर्पस से यूज किया जाएगा। अगली चीज है क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी जगह के लैंड यूज पैटर्न को। अगर आपका क्लाइमेट मान लीजिए आप जैसे इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज में रहते हैं, अब इक्वेटर के पास वाली जो कंट्रीज रहती है यहाँ पे बहुत तेज क्लाइमेट रहता है। ठीक है, क्लाइमेट जो क्या रहता है, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। अब ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे सनरेज ज्यादा आती है, तो कुछ अलग पर्पस से यूज किया जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर पर्पस से देखा जाए तो वीट कल्टीवेट नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि वीट को थोड़ा सा टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए रहता है। तो हर जगह क्लाइमेट अलग होता है और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है कि वहां पे क्या काम होंगे। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप मैं आपको एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर से इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड यूज पैटर्न को बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। तो अब जो टेम्परेट कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो ऊपर की ओर जहां पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम रहता है, तो यहाँ पे आएगी सारी टेम्परेट कंट्रीज। तो टेम्परेट कंट्रीज जो होती है, तो टेम्परेट कंट्रीज में क्या है, क्लाइमेट सूटेबल होता है किसी एक अलग प्रकार की क्रॉप के लिए। वैसे ही इक्वेटर पे अलग प्रकार की क्रॉप के लिए रहेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट होगी यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मिनरल्स किसी जगह के इन्फ्लुएंस करेंगे। मिनरल्स कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि अगर मान लो कहीं पे मिनरल्स ज्यादा पाए जा रहे तो लोग वहां खेती नहीं करेंगे, लोग वहां पे क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। आ गए समझ में? तो लैंड यूज पैटर्न बदल गया क्योंकि वहां पे मिनरल्स है तो लोग वहां पे माइनिंग करेंगे ना, खेती नहीं करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स ही हो गए जो नेचुरल फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज पैटर्न को किसी भी जगह के। अगला है ह्यूमन फैक्टर्स। तो ह्यूमन फैक्टर्स ये है कि ह्यूमन बींग्स के कारण भी लैंड यूज पैटर्न बदलता है। जैसे कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पॉपुलेशन है तो हो सकता है वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, तो वहां का लैंड यूज पैटर्न किस चीज की तरफ टिल्ट हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इंडस्ट्रीज वगैरह। अब कहीं पे पॉपुलेशन अगर मान लीजिए कम है तो वहां पे कम पॉपुलेशन वाले एरिया में क्या होगा, वहां पे हो सकता है कि लोग एग्रीकल्चर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके पास जमीन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह के लैंड यूज पैटर्न को। तो वो पॉपुलेशन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। कहीं पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते वहां पे जमीन को किसी अलग पर्पस से यूज किया जा रहा है। उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी तरह से माइनिंग कर रहे हैं। अब कहीं पे मिनरल्स तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है तो पता लग रहा है लोग वहां पे खेती कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि ह्यूमन फैक्टर्स जो है तो वो इन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। किन चीजों को? लैंड यूज पैटर्न को। अगला आता है कि एक क्लासिफिकेशन है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या होती है? वो सारी जमीन जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन की गई होगी। जैसे आपका अगर खेत है तो खेत आपका प्राइवेट लैंड में आ गया। और कम्युनिटी लैंड मतलब जो वो सारी वो जमीन या फिर जमीन का वो हिस्सा जो एक कम्युनिटी ने ओन किया है, जो किसी एक इंसान ने नहीं करा है, एक मिलके एक ग्रुप ने ओन किया है। और ऐसी ही कम्युनिटी लैंड को क्या कहा जाता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के एग्जांपल जैसे आप देखें पब्लिक पार्क्स हो गए, टेंपल हो गया, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हो गए। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा है? लैंड यूज पैटर्न देखा है कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, क्यों ये अलग अलग डिफरेंट मतलब डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट क्यों होता है, और व्हाट आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ लैंड। इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। अब एक कंसेप्ट ये समझना है आपको कि चैलेंज क्या है हमारे
लैंड यूज के सामने या फिर लैंड एज ए रिसोर्स के सामने क्या चैलेंज है। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के चलते क्या होगा, हमारी जमीन तो हमारे पास में लिमिटेड ही है, ठीक है, जमीन हमारे पास में लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन आप एक मंत्र पढ़ोगे और बहुत ज्यादा आपके पास जमीन बढ़ जाएगी, जमीन तो उतनी ही रहना है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की ये सारी डिमांड्स भी बढ़ेगी कि पॉपुलेशन को क्या चाहिए, एग्रीकल्चर भी चाहिए, फॉरेस्ट्री भी चाहिए, खाना भी चाहिए, उन्हें रहने के लिए भी जगह भी चाहिए, काम करने के लिए इंडस्ट्रीज भी चाहिए। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और उस बढ़ती पॉपुलेशन के चलते क्या हमारी जमीन जो लैंड है हमारे पास रिसोर्स वो तो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड लैंड पे आपकी अनलिमिटेड डिमांड्स होने वाली है। तो लिमिटेड लैंड, अनलिमिटेड डिमांड्स और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो एक टेंशन क्रिएट करती है लैंड एज ए रिसोर्स के ऊपर कि आगे जाके क्या होगा। और दूसरी चीज क्या है कि जमीन भी ऐसा नहीं कि हर जगह पे एक जैसी जमीन है। अब लैंड ऑल्सो डिफर्स इन क्वालिटी, डिफर्स इन क्वालिटी मतलब कहीं पे बहुत अच्छी जमीन है तो ठीक है, वहां पे आप सारी चीजें कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, वहां पे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे जमीन तो है, अब सहारा डेजर्ट जो है तो कितनी बड़ी जमीन है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेजर्ट एरिया है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे मतलब एग्रीकल्चरली सूटेबल नहीं है वो एरिया, सॉइल फर्टिलिटी नहीं है। तो इसके चलते क्या है कि वो एरिया है जरूर लेकिन है होके भी नहीं है। तो उस तरह से हमारे सामने चैलेंज जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी लैंड जो है लैंड रिसोर्स लिमिटेड है, उसके बाद में जो लिमिटेड लैंड है उसमें भी क्या है कि इट आल्सो डिफर्स इन क्वालिटी। तो चैलेंजेस, अब इसके चलते चैलेंजेस ये होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण, लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं बहुत ज्यादा क्योंकि जमीनें कमजोर हो चुकी हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। तो अब हमने आपको परेशानी बताई है, इस वीडियो में हमने सारा सब कुछ डिस्कस किया, लैंड रिसोर्सेज के बारे में, लैंड यूज देखा और कुछ प्रॉब्लम्स देखी। कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज व्हिच कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज। लेट अस डिस्कस ऑल दिस। सबसे पहली चीज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने से जमीन कैसे बचेगी, आप ये सोच रहे हैं। पेड़ लगाने से जमीन ऐसे बचेगी, जब आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जड़ें जो रहेगी वो जमीन को क्या करके रखेगी, होल्ड करके रखेगी। जमीन की मतलब जो पेड़ की जड़ें हैं जब वो जमीन को होल्ड करके रखेगी तो उसके चलते विंड के कारण, वाटर के कारण जो सॉइल इरोजन होता था या फिर लैंड डिग्रेडेशन होता था, जमीन खराब होती थी या फिर जमीन कमजोर होकर धूल बन के उड़ने लगती थी मिट्टी, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अफॉरेस्टेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे तो जमीन बचेगी, साथ में पानी भी ज्यादा आएगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी बना रहेगा, सारी चीजें, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन को चेक करना है या फिर उस लैंड डिग्रेडेशन को ओवरकम करना है तो अफॉरेस्टेशन एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन मेथड हो सकता है। अगली चीज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, मतलब आप जमीन को बनाओ। जमीन कैसे बनाओगे, अब आप बोलोगे सर जमीन कैसे बनाएंगे, जमीन ऐसे बनाना जैसे जो वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं। अब मुंबई जो क्या है, तो मुंबई ये पूरा का पूरा एक रिक्लेम्ड लैंड है, मतलब समुद्र के एरिया को आपने क्या करा, पानी को पीछे धकेला है। ऐसे ऐसे नहीं, पानी को आपको रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और नई जमीन बनाते हैं। लैंड रिक्लेम करना है, और लैंड रिक्लेमेशन में सिर्फ पानी से नहीं आता है, जो बंजर जमीन है उसे भी आप क्या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और मैन्योर वगैरह ऐड कर सकते हो, और उसके बाद में जो बैरन लैंड है उसको भी कल्टिवेबल बना सकते हो। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप लैंड रिक्लेमेशन में अडॉप्ट कर सकते हो। तो आपको लैंड को रिक्लेम करना है, जो खराब हो चुकी जमीन उसे रिक्लेम करना है। अगली चीज रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। अब जैसे केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो है, तो ये चीजें क्या है, ये जमीन को फर्टिलिटी एक समय पे तो बढ़ाएगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा एक समय पे, ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होना है, उसका इंपैक्ट ये होना है कि वो ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स वो डिग्रेड योर लैंड। ठीक है, वो जमीन को खराब करता है, जमीन को खत्म कर देता है। तो वहां पे क्या करना है आपको बस ये करना है कि आप रेगुलेट करो उन चीजों को कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना हो, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज ना हो, जिससे जमीन खराब ना हो। तो एक कंजर्वेशन मेथड ये हो सकता है। चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। जैसे जो पशु होते हैं, जो जितने भी जानवर होते हैं, तो वो सारे जानवर जब ग्रेज करते हैं, जब वो घास खाते हैं, तो जमीन पे से घास खाते समय ऐसा तो नहीं है बहुत सिविलाइज्ड है, वो एकदम बराबर काटेंगे, ठीक है, फॉग और नाइफ की तरह, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब जानवर ग्रेज कर रहे होते हैं तो उस समय पे वो लोग जब ग्रास को खींचते हैं अपने मुंह से, तो उसके साथ साथ में सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं, उसे भी खींच लेते हैं, और उसके चलते सॉइल क्या होने लगता है, डेजर्टिफाई होने लगता है, डेजर्टिफिकेशन होने लगता है, सॉइल बैरन होने लगता है। तो उस चीज को आपको चेक करना है, सारी जमीन को खुला ना छोड़ दें ओवरग्रेजिंग के लिए, उसके चलते सारी जमीन खराब होने लगेगी। एक स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफाई कर दें। तो इस तरह से आप, या फिर कह सकते हैं कि आप फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करिए और जानवरों को खिलाइए, बजाय उसके कि जानवरों को आप खाली छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ मेथड्स
अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जिसके चलते आप ओवरग्रेजिंग को चेक कर सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे क्या है शेल्टर बेल्ट्स और ये सारी चीजें, तो वो सब कुछ हम सॉइल उसमें इरोजन में पढ़ेंगे। तो लैंड कंजर्वेशन में इतना ही कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ते हैं हम, क्योंकि आगे सॉइल वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, ठीक है, लैंड सॉइल वाटर है ना इस चैप्टर का नाम, तो एक एक रिसोर्स को हम पढ़ते चल रहे हैं। तो लैंड रिसोर्सेज में आप कंजर्वेशन के लिए इतना ध्यान रख लीजिए, अभी सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे जब कंजर्वेशन मेथड्स और डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अफॉरेस्टेशन कैसे लैंड को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, लैंड रिक्लेमेशन कैसे करता है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर कैसे करता है, और लास्ट में ओवरग्रेजिंग किस प्रकार से एक समस्या है और उस समस्या को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ लिए, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम केस स्टडी पढ़ेंगे या फिर एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, वो है लैंडस्लाइड के बारे में। समझते हैं लैंडस्लाइड क्या होती है, कैसे आती है, और इन सारे डायमेंशंस को, क्या कॉजेज हैं, क्या इंपैक्ट है हमारे ऊपर, और कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, मतलब कैसे उससे बचा जा सकता है लैंडस्लाइड से। सबसे पहले लैंडस्लाइड को समझते हैं। कितने लोगों ने लैंडस्लाइड देखी होगी आपने, कितने ही लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, सारी चीजें। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ लैंडस्लाइड क्या होता है। जैसे ये माउंटेन है, तो अब इस माउंटेन पे क्या होता है, माउंटेन पे या फिर जो भी हिली एरियाज होते हैं, तो हिली एरियाज पे मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो अब क्या होता है कि आप ये मान लीजिए यहाँ पे पत्थर था, रॉक पार्टिकल्स थे, तो अब क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटीज क्या है अभी हम पढ़ेंे, तो उन एक्टिविटीज के चलते क्या है कि ये जो अर्थ स्लैब है ये क्या कर जाता है, ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है। जैसे रोड था, तो इस रोड पे पूरी की पूरी मिट्टी आके यहाँ पे चले जाएगी। अब ये लैंडस्लाइड के चलते रोड रूट बंद हो गया है, ठीक है, रूट बंद हुआ है यहाँ तक, तो ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा भी होता है, फिर किसी का व्हीकल होता, तो वो व्हीकल क्या हो जाता है, उस गाड़ी के मतलब इस स्लैब के नीचे जो पूरा डेब्रीज मूव हुई है, मतलब जो मिट्टी के टुकड़े आए हैं पूरे, उसके नीचे दब सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। तो बहुत सारा रिस्क रहता। और ये तो आपको सिर्फ एक पीक पे बता रहा हूँ, कभी कभी लैंडस्लाइड के चलते पूरे के पूरे माउंटेन स्लाइड कर जाते हैं, लोगों के घर दब जाते हैं मिट्टी के नीचे। तो लैंडस्लाइड जो इस प्रकार का एक नेचुरल डिजास्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, मतलब स्लोप जिधर होता है, जैसे यहाँ पे अब स्लोप है ना, तो ये नीचे ही खिसकेगा, ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी ऊपर चढ़ जाएगी अपने आप, नीचे की तरफ ही आना है। तो जब ये रॉक्स, डेब्रीज यानी टुकड़े, डेब्रीज और अर्थ, पूरा का पूरा स्लैब आ जाता है मिट्टी का, ये सब कुछ स्लोप के साथ नीचे की ओर फिसलता है, तो उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। वर्ड के लिटरल मीनिंग पे जाए तो लैंड यानी जमीन, स्लाइड मतलब फिसल जाना, तो जमीन फिसल जाती है। ये हमने लैंडस्लाइड के बारे में देखा। अब कारण क्या है, लैंडस्लाइड जमीन अपने आप क्यों खिसकेगी भैया, जमीन में कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ होगा ऐसा, तभी जमीन खिसकी है। तो उसके कारण अगर हम समझते हैं, तो कारण क्या होता है, अर्थक्वेक। जैसे जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक्स के कारण वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन अब क्या होता है, वाइब्रेशन के साथ में आपने मिट्टी यहाँ पे जमी हुई है स्लोप पे, अगर मिट्टी कमजोर है, देखो इस चीज का मैंने आपसे कहा था ना कि अफॉरेस्टेशन बहुत सारे मायनों में बहुत सारी जगह मदद कर सकता है। तो मान लीजिए अब ये अगर पहाड़ है, इस पहाड़ पे बहुत ज्यादा पेड़ लगे, पेड़ काटे नहीं गए, तो बहुत ज्यादा पेड़ लगे, तो अब अर्थक्वेक अगर आता भी है, तो उस अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस पहाड़ पे जो पेड़ थे, तो पेड़ों ने अपनी जड़ से मिट्टी को रोक के रखा है, तो इस कारण से लैंडस्लाइड यहाँ पे नहीं आएगी अर्थक्वेक के केसेस में। अगर लेकिन पेड़ हटा दिए जाए, अब क्या है, इस मिट्टी को रोक के किसी ने नहीं रखा है, मिट्टी बस सिर्फ वहां पे है, और अर्थक्वेक आता है, तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा लिथोस्फेरिक स्लैब जो है, पूरी की पूरी मिट्टी की जो एक सतह है, वो क्या करेगी, नीचे की तरफ फिसल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो कॉजेज में एक अर्थक्वेक हो जाता है, अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड आती है। फ्लड के कारण क्या होता है, जब बारिश होती रहेगी और ज्यादा बारिश होगी, आपने अगर वो उत्तराखंड ट्रेजेडी जो हुई थी उसके वीडियोस देखें, तो उस वीडियो में ऐसा एक मोमेंट है जहां पे बारिश के कारण नदी का पानी बहता जा रहा है और एकदम से पूरी की पूरी मिट्टी फिसल जाती है। तो फ्लड भी इस कारण से क्या करती है, मिट्टी को कमजोर कर देती है, और कमजोर करने के बाद में मिट्टी फिसल जाती है, लैंडस्लाइड आ जाती है। वॉल्केनोज जब आते हैं, तो वॉल्केनोज के चलते क्या है कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब वो वाइब्रेशन भी अर्थक्वेक के तरह ही इंपैक्ट करता है और लैंडस्लाइड होती है। और भी दूसरे कारण है, जैसे माइनिंग। अब माइनिंग एक्टिविटीज के चलते क्या आप जमीन को नीचे से खोखला कर दे रहे हो पूरा। माइनर्स जो रहते हैं, तो माइनर्स क्या करते हैं, रेड होल माइनिंग जो आप लोग अगर जानते हो, तो इस तरह से ये जैसे अगर एक अर्थ है, तो अर्थ में आप क्या कर रहे हो,
एक पूरे के पूरे जियोग्राफिकल एरिया में आप इस तरह से टनल बना के नीचे से पूरी मिट्टी निकाल ले रहे हैं। अब पूरी मिट्टी निकाल ले रहे हैं, इसमें से जो भी आयरन ओर था, कोल था, वो सारी चीजें आप ले गए। अब उसके बाद में नीचे तो बेस तो कमजोर हो चुका है ना, अब जब बेस कमजोर है तो वहां पे लैंडस्लाइड आने की पूरी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम ये हमारे सामने आ सकती है कि माइनिंग एक्टिविटीज लैंडस्लाइड को ट्रिगर करती है। डिफॉरेस्टेशन, वही जितने पेड़ कटेंगे उतनी ज्यादा सॉइल लूज होगी, और सॉइल लूज होगी तो लैंडस्लाइड आने के चांसेस हैं। तो ये सारे कुछ कारण पढ़े हमने कि इन कारणों से लैंडस्लाइड आ सकता है। अब देखते हैं इंपैक्ट क्या होता है लैंडस्लाइड का। आ रही है, ठीक है, पहाड़ों के गिरने से क्या इंपैक्ट है हमारे ऊपर, हम तो नहीं रहते वहां पे। तो अधिकतर जो प्लेन एरियाज में, या फिर कह सकते हैं कि जो नदन और सदर्न पार्ट में है, ठीक है, तो उन लोगों को उस चीज का उतना इंपैक्ट नहीं समझ में आता। लेकिन हिमालयन एरियाज में जिस प्रकार से जो लोगों की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट होता है लैंडस्लाइड का, वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है, बहुत ज्यादा भयानक होता है। कैसे? अब देखिए, सिंपल सी चीज है, आपको यहां दिख रहा है रोड ब्लॉक हो रहा है, रोड ब्लॉक हो गया वहां तक, ठीक, लेकिन इस रोड ब्लॉक होने से जो पीछे लोग रह रहे थे, मतलब जो लोग इस रोड के पीछे रहते होंगे और उन्हें स्कूल जाना है आगे, अगर कोई बीमार है तो उससे भी आगे डॉक्टर के पास आगे जाना है, लेकिन अब क्योंकि उनका रूट बंद हो चुका है, और ये रूट कब तक बंद रहेगा कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे भी लैंडस्लाइड्स आई हो बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट अगर हटाएंगी भी इस लैंडस्लाइड के द्वारा जो मिट्टी रोडों पे आई है, या फिर रोड ब्लॉकेज जो हुए, तो गवर्नमेंट हटाते हटाते कितने दिन लग जाए गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। ये सारे चैलेंजेस क्या है हमारे सामने कि सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों की जानें चले जाएं लैंडस्लाइड में, जो लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, और बहुत सारे लोगों की जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, वो इंटरप्ट हो जाती है, और एक तरह से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है लोगों की लैंडस्लाइड के चलते। दूसरी चीज है फ्लड। फ्लड कैसे आती है? देखिए, अब मान लीजिए ये रोड की जगह इसको नदी बना दीजिए, नदी बना दी आपने। अब इस नदी में अगर लैंडस्लाइड आता है और ये पहाड़ पूरा का पूरा फिसल के इस नदी में आ जाता है, अब नदी को ब्लॉक कर दिया, रिवर ब्लॉकेज क्रिएट होगा। अब ये रिवर ब्लॉकेज क्रिएट होने के चलते क्या है कि जो भी आजू बाजू की लोकेलिटीज हैं, अब एक तरह से डैम बन गया, मतलब नेचुरल डैम कह लीजिए, कि मिट्टी के चलते आपने उस फोर्स को, आप ऐसा करके देखिएगा, आपके घर के पास घर के पास से जो नालियां हैं, अगर मान लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकल देखो, जियोग्राफी एक लिविंग सब्जेक्ट है, आप इसको जितना जी सकते हैं उतना जीने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या करिए, अब सपोज कीजिए कि जो नाली है आपके घर के पास वो एक नदी है, उसमें आप बहुत सारा पत्थर वगैरह डाल दीजिए, तो एक समय के बाद क्या होने लगेगा, पानी रोड पे से बहने लगेगा। आया? तो उसी तरह से अब जब नदी में स्लाइड हो जाता है माउंटेन का एक पार्ट, अर्थ स्लैब एक अगर स्लाइड हो जाती है और पूरा भर जाती है नदी, तो नदी पूरी भरने के बाद में क्या है, पानी पीछे की ओर इंपाउंडमेंट बनाएगा, पीछे की ओर पानी फैलता चले जाएगा, और जो गांव है, जो शहर है, या फिर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को फ्लड का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, रिवर ब्लॉकेज क्रिएट होती है और फ्लड की प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती है। किसके चलते? जब लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो ये लैंडस्लाइड्स के कुछ इंपैक्ट हैं। अब हमने परेशानी देख ली है, हर परेशानी का एक समाधान भी होता है। यहाँ पे क्या समाधान है? तो मिटिगेशन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे हम, कि किस तरह से आप लैंडस्लाइड को मिटिगेट कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो हजार्ड मैपिंग, आइडेंटिफाइंग एरिया एंड अवॉइडिंग इट। अब सबसे पहले आप देखो कि मैपिंग बनाओ कि कहां कहां पे प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे लैंडस्लाइड आ सकती है। आपने सारी प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस कर लिया कि हाँ यहां पर लैंडस्लाइड आ सकती है, तो हजार्ड मैपिंग करिए आपने। अब उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि ये एरिया में लैंडस्लाइड आ सकती है, और उन एरियाज को अवॉइड करो। किस चीज के लिए अवॉइड करो? वहां पे कोई डेवलपमेंट ना हो, मतलब वहां पे ज्यादा बिल्डिंग्स ना कंस्ट्रक्ट करें, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज ना कंस्ट्रक्ट करें। क्यों? क्योंकि कल फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी तो यही बिल्डिंग्स और यही इंडस्ट्री में रह रहे लोगों को हमें छुड़ाने जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब आप पहले ही क्या कर लो, उस चीज से सचेत हो जाइए। ठीक, ये हो गया प्रिकॉशन, प्रिवेंशन ले लीजिए। अगली चीज है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल क्या है, इस कंसेप्ट को समझिएगा। तो जैसे ये माउंटेन है, अब इस माउंटेन पे हमें पता है कि लैंडस्लाइड आ सकती है। अब इस माउंटेन पे जब हमें पता है लैंडस्लाइड आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिटेंशन वॉल बनाते हैं। मतलब इस तरह से रोड है, तो इस रोड के आजू बाजू में हम क्या कर देंगे, पहाड़ और रोड, जैसे ये माउंटेन है तो इस माउंटेन और ये रोड के बीच में आप इस तरह से एक वॉल बना दीजिए। अब वॉल बनाने से क्या एडवांटेज होगा? वॉल बनाने से ये एडवांटेज होगा, जैसे आपने ये वॉल बना दी है, ठीक, तो ऊपर से जो स्लाइड होके पार्टिकल्स आएंगे तो पार्टिकल्स को वॉल इस तरह से रोक लेगी। जैसे ये पहाड़ था, इस पहाड़ के बाद सामने आपने कैसी वॉल बनाई है, तो अब क्या होगा कि ऊपर से जो भी पार्टिकल्स आना है तो ये पार्टिकल्स आके यहाँ रुक जाएंगे और आपका रोड इस तरफ है, तो रोड ब्लॉकेज नहीं होंगे। तो रिटेंशन वॉल आया समझ में? रिटेंशन वॉल की क्या इंपॉर्टेंस है? ये माउंटेन स्लोप है, ये रिटेंशन वॉल है, और ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स अगर ऐसे ऊपर से आएंगे भी तो रिटेंशन वॉल रोक के रखेगी उसे। इस तरह से रिटेंशन वॉल पार्टिकल्स को रोक लेगी और इस तरफ आपका रोड चालू रहेगा। तो
ये कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स। रिटेंशन वॉल्स के बाद में क्या है, इंक्रीज इन वेजिटेशन। वेजिटेशन हर चीज का समाधान है ना, तो आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएंगे अपने आप लैंडस्लाइड्स के इंपैक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि जो रूट्स हैं, रूट्स होल्ड करके रखेगी सॉइल को। अगली चीज सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क क्या है, जैसे मैंने आपको बताया रिवर्स भी कभी कभी ट्रिगर कर देती है लैंडस्लाइड को, तो आप उस चीज को कंट्रोल कीजिए कि रिवर्स ज्यादा प्रेशर से ना टकराएं पहाड़ों से और जमीनों से, ताकि जिसके चलते जो सॉइल लूज होती है रिवर के पानी के कारण, तो उस पानी के इंपैक्ट के कारण जो लैंडस्लाइड्स आती थी उससे हम बच सकें। तो चौथी चीज क्या है, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स शुड बी इंप्लीमेंटेड। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा, मिटिगेशन के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन जनरल पढ़ा। तो हमारा जो चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लैंड और सॉइल हम तो यूनानिमसली यूज कर लेते हैं, दोनों टर्म्स एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, आपने सोचा है कभी? डिफरेंस है, डिफरेंस ये है लैंड इन जनरल होता है, मतलब आप जहां खड़े हैं वो भी जमीन है, जहां खेती हो रही है वो भी जमीन है, आप पहाड़ पे जा रहे हो वो भी जमीन है। तो लैंड इन जनरल हर जगह को जहां पे आप जमीन जिसे कहते हैं, जहां पे पैर रख सकते हो वो जमीन है। और सॉइल क्या होता है, एक सब डिवीजन, एक सब पार्ट होता है लैंड का। जैसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, मतलब अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक लैंड के एक पार्ट को आप अलग सॉइल बना देते हैं। तो लैंड का सब डिवीजन है सॉइल, ठीक है, या फिर सब डिवीजन के साथ कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम सॉइल को कैरेक्टराइज करते हैं। तो द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो ऊपर की लेयर होती है जो ग्रेनी सब्सटेंस से बनी है, मतलब जिसके अंदर कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के होने से एक सॉइल लेयर बनती है। अब वो पार्टिकल्स वेरी करते हैं, कहीं पे किसी और प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, कहीं पे किसी और प्रकार के पार्टिकल्स होंगे। तो उन पार्टिकल्स के बेसिस पे क्या होता है, जब ये सब्सटेंस वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सॉइल भी वेरी करता है, ये बनाता है सॉइल, ठीक है। द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। आई होप इट इज क्लियर कि सॉइल क्या होता है। अब अगली चीज देखते हैं कि सॉइल से, देखिए सॉइल कैसे बनता है। तो जो भी लैंडफॉर्म होते हैं वहां के, मतलब वहां की जैसी जमीन है, वो जमीन डिफाइन करती है कि वहां पे सॉइल कैसे बनना है। रिपीट करूं, जहां पे जो जमीन होगी वो जमीन डिसाइड करेगी कि सॉइल कैसी बनना है। तो लैंडफॉर्म्स सॉइल बनाते हैं। अब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में सारी चीजें कह सकते हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, डेड और डिकेड मटेरियल्स हो जाएगा, ठीक है, पत्ते हो जाएंगे, लकड़ी हो जाएगी, एनिमल्स के रिमेन्स हो जाएंगे, मिनरल्स जो पाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिलकर वहां की फर्टिलिटी बताते हैं कि सॉइल कितना फर्टाइल है। तो सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स पे। और वेदर्ड रॉक जो होती है, तो वेदर्ड रॉक एक बेस प्रोवाइड करती है। अभी हम इसे सॉइल प्रोफाइल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स फर्टिलिटी डिफाइन करते हैं और वेदर्ड रॉक मटेरियल सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किसी भी जगह का लैंडफॉर्म वहां की सॉइल डिफाइन करता है और सॉइल इन चीजों से मिलकर बनती है, ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब वेदरिंग भी समझ लेते हैं इसी के साथ साथ में, जब वेदर्ड रॉक को पढ़ रहे हैं। तो वेदरिंग क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आज वेदर बड़ा अच्छा है, तो वो वेदर और ये वेदरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन रिलेटेड है। कैसे है समझिए। तो यहां पे हम सॉइल फॉर्मेशन में जो वेदरिंग की बात करते हैं, तो वो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सॉइल आप देख रहे हैं, फिर जो लैंडफॉर्म आप देख रहे हैं, तो उस लैंडफॉर्म का, उस जो मिट्टी का पत्थर है जो, तो वो पत्थर जब टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? अब टूटने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या है, हाई टेम्परेचर के कारण, जैसे हम डेजर्ट में देखते हैं ना, तो रॉक्स सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज के कारण डिफरेंस आता है। फ्रॉस्ट एक्शन, बर्फ के कारण भी, अब मान लीजिए ग्लेशियर्स, जैसे आपने मोराइंस वगैरह पढ़ा होगा 7th क्लास में, ध्यान है कुछ? मोराइंस क्या होता है, जब ग्लेशियर्स चलते हैं अपने, तो चलते हैं मतलब पैर नहीं है उनके, ग्लेशियर्स जब फिसलते हुए आते हैं पहाड़ों पे से, तो वो चट्टानों से टकराते हैं, और चट्टानों से टकराने के बाद में क्या होता है, जैसे ही ग्लेशियर टकराता है चट्टान से, तो वहां पे इरोजन होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये वेदरिंग का एक फिनोमिना हो गया कि जिसमें बर्फ की एक्शन से कहीं ना कहीं क्या होता है, सॉइल इरोड हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। अब उसके बाद में प्लांट्स और एनिमल्स भी, प्लांट्स रूट से अपनी पकड़ के रखते हैं और कटते हैं, तब उसके बाद में सॉइल मतलब सॉइल हवा के साथ में उड़ने लगती है। आप सोचो सॉइल उड़ रही है। और एनिमल्स और मैन, हम इंसान जैसे खेती करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं कि सॉइल को टिल करते हैं,
अब जब ये टिलिंग प्रोसेस होती है तो उसके चलते कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर एक वेदरिंग का इंपैक्ट दे रहे हैं। तो इन जनरल आप अगर समझना चाहें तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग वो पूरा प्रोसेस है जिसके चलते क्या होता है, सॉइल अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज लाती है, चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे नई नई सॉइल रहती है, जब अलग स्ट्रक्चर रहता है उसका, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, समय के साथ में वो बदल जाती है। तो ये वेदरिंग है। वेदरिंग हमने समझ लिया है, आई होप इट इज क्लियर। तो लैंडफॉर्म जब सॉइल बना, लैंडफॉर्म वहां की सॉइल डिफाइन करता है, सॉइल डिपेंड करता है ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स के ऊपर। अब देखते हैं सॉइल प्रोफाइल जरा। सॉइल प्रोफाइल यानी जो आप सॉइल, जिस सॉइल पे आप खड़े हैं, तो सॉइल में कुछ लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स क्या होती हैं, सबसे पहले ऊपर की जो लेयर होती है, जो पतली लेयर होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, यही डिफाइन करती है कि वहां पे किस प्रकार का ह्यूमस और किस प्रकार का वेजिटेशन होगा। तो टॉप सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिलकर ह्यूमस बनाते हैं। तो जो फर्टिलिटी होती है वो ह्यूमस पे डिपेंड करती है, ज्यादा ह्यूमस ज्यादा फर्टाइल सॉइल। तो टॉप सॉइल जो है, तो टॉप सॉइल क्या है, ह्यूमस और वेजिटेशन। टॉप सॉइल में ह्यूमस वेजिटेशन पाया जाता है। सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो जो सब सॉइल होगी टॉप सॉइल से नीचे, इस सब सॉइल में क्या पाया जाता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले सब सॉइल में पाया जाता है। यानी कि क्या, जो टॉप सॉइल है उसके नीचे एक जो इंटरमीडिएट बेस प्रोवाइड करती है, जिस सॉइल में क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। आप लोगों ने कभी बोरवेल होते हुए देखा होगा अगर, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जियोग्राफी जो है वो क्या है, एक लिविंग सब्जेक्ट है। आपके आजू बाजू आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से देखने को मिल सकता है सारी चीजों को, और आप देख के अगर उसे अपनी पढ़ाई से रिलेट करोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब क्या होता है, जैसे बोरवेल होता है ना, तो बोरवेल होता है उस समय आपने देखा होगा जैसे जैसे वो ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं तो अलग कलर की मिट्टी निकल के आती है बाहर, अलग कलर की मिट्टी निकल के आती है, और एक समय के बाद में मिट्टी ग्रे कलर मतलब स्टोन कलर में आने लगती है। तो इस तरह से क्या बताते हैं, वो बताते हैं अलग अलग, जैसे जैसे आप सॉइल की लेयर में पेनिट्रेट करते जाओगे नीचे, तो उस पेनिट्रेशन के साथ में क्या है, चीजें बदलती जाएगी। तो वैसे ही सब सॉइल में क्या होता है, मिट्टी होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले होती है। उसके नीचे आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। तो वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या है कि वो मिट्टी जो कभी ना कभी इरोजन के कारण, अब इरोजन कैसे, टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, इसके कारण टूटी है या फिर अपने लैंडफॉर्म में चेंज लाई है और वो नीचे दब चुकी है, तो वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। और सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक, जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहां से मिली है, आपके पेरेंट्स से, मतलब आपके पेरेंट्स की जीन्स आप में है, आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर आई हैं। वैसे ही जो पेरेंट रॉक होती है, तो पेरेंट रॉक एक बेस जरूर प्रोवाइड करती हो, इसी बेस के ऊपर ये डिफाइन होता है कि कैसा वेदर्ड रॉक मटेरियल होगा, कैसा सबसॉइल, सैंड और सिल्ट होगा, और डिफाइन करता है कैसा टॉप सॉइल होगा। तो पेरेंट रॉक सबसे नीचे होती है, जो एक इंपॉर्टेंट होती है, जो बेस प्रोवाइड करती है। ये सॉइल प्रोफाइल है। आपके एग्जाम में मैडम क्वेश्चन पूछ सकती है किस चीज से रिलेटेड, क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड पूछ सकती है कि सॉइल प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो जो पिज्जा की स्लाइस वाला डायग्राम आपकी बुक में बना है वो बड़ा काफी सुंदर है, उसे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, वेदरिंग क्या होता है, और सॉइल है क्या इन जनरल, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल बनने के बहुत सारे कारण हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, पेरेंट रॉक और क्लाइमेट, और उसी के साथ साथ में दूसरे भी फैक्टर्स हैं। तो आइए सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। पेरेंट रॉक जो होता है, यहां पे बताया मैंने आपको, पेरेंट रॉक जो होता है, तो पेरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल एंड परमिएबिलिटी। मतलब वो पेरेंट रॉक डिफाइन करता है कि कैसा कलर होगा। ब्लैक सॉइल के नीचे जो पेरेंट रॉक पाया जाएगा तो बासाल्टिक इग्नियस रॉक पाया जाएगा वो, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है कि नीचे जो सॉइल होगा उसके ऊपर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेगी। तो कलर डिफाइन करता है, टेक्सचर मतलब छूने पे कैसा लगेगा वो सॉइल, जैसे लाइमस्टोन जो होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, और कोई सा सॉइल देखेंगे आप तो कोरस होते हैं कोई सी सॉइल, तो जैसे लेटराइट सॉइल की जो सॉइल होने वाली तो वो आपको थोड़ा सा रफ लगेगा, लाइमस्टोन सॉफ्ट लगेगा। ये टेक्सचर डिटरमाइन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज वो पोजेस करते हैं, मिनरल्स कौन से होंगे उसमें, और परमिएबिलिटी मतलब सॉफ्ट सॉइल रहेगी तो उसके अंदर पानी जा सकता है। परमिएबिलिटी मतलब क्या है कि नीचे तक जाने की जो लेवल होती है। तो हाई परमिएबिलिटी मतलब क्या है कि आप पानी डालोगे तो पानी ज्यादा नीचे जाएगा, और लो परमिएबिलिटी मतलब बहुत हार्ड सॉइल तो पानी को वहीं रोक के रखता है, नीचे नहीं जाने देता है। तो ये जैसे डेजर्ट एरियाज में परमिएबिलिटी ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि वहां पे पेरेंट रॉक जो रहती है तो वो क्या रहती है, कैलकेरियस रहती है। कैलकेरियस मतलब कंकड़ वाली रहती है, तो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं तो पानी बीच में से निकल जाता है। लेकिन लेटराइट सॉइल या फिर दूसरे एरियाज में देख लो तो वहां पे टॉप सॉइल से ही परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। अब परमिएबिलिटी कम है तो पानी नीचे नहीं जाएगा। आया समझ में ये? तो पेरेंट रॉक और परमिएबिलिटी, पेरेंट रॉक मतलब ये सारी चीजें डिफाइन करता है।
क्लाइमेट, क्लाइमेट किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लाइमेट जो होता है वो टेम्परेचर, ठीक है, क्लाइमेट में क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, रेनफॉल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस आ जाएगा। अब कहीं पे मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पे सॉइल कैसा होगा कि ऊपर का सॉइल सारा वॉश ऑफ हो जाता है, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स में होता है। मतलब इंडिया का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, तो इस माउंटेन रेंज में क्या है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है, मतलब जहां पे बहुत पथरीली सॉइल होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। अब बारिश जब बहुत ज्यादा है तो बारिश के कारण क्या है कि ऊपर की सॉइल बह जाती है। तो क्लाइमेट में रेनफॉल इन्फ्लुएंस, अब रेनफॉल के चलते रेट ऑफ वेदरिंग भी इन्फ्लुएंस होगा, मतलब ज्यादा बारिश हो रही तो किसी अलग तरह का सॉइल वेदरिंग, हमने जो पढ़ा था ब्रेकिंग अप, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट के अंडर में आती है, टेम्परेचर वहां का क्लाइमेट के अंदर में आ जाएगा, और ये सब कुछ इफेक्ट करता है किस चीज पे, सॉइल फॉर्मेशन पे। अगला है रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या है कि वहां का स्ट्रक्चर कैसा है। एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा हाइट है तो ज्यादा स्लोप के कारण हो सकता है कि सारा फर्टाइल एलिमेंट्स बह के नीचे फुटहिल्स पे आ जाए, मतलब जो यहाँ पे पहाड़ के जो फुटहिल्स रहेंगे प्लेन्स के पास में, यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से क्या है, रिलीफ में एल्टीट्यूड और स्लोप डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जितना ज्यादा स्लोप रहेगा, मान लो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है तो सारा सॉइल बह के कहां जाएगा, प्लेन एरियाज के पास में, और स्लोप कम है तो सॉइल शायद वहां पर रह सकता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन रिलीफ, रिलीफ फीचर पे डिपेंड करता है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि वहां पे किस तरह का ह्यूमस होना है, क्योंकि अब जितने ज्यादा जानवर होंगे, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ये वहीं पे डिसइंटीग्रेट होंगे, वहीं पे मतलब एक लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद में फ्लोरा फोना वहीं पे मर जाएंगे, और उनका क्या है, वो सॉइल में मिलेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा। अगली चीज है टाइम। अब टाइम डिफाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल। अगर मान लो कोई सी सॉइल बहुत ज्यादा पुरानी है तो वो बहुत ज्यादा थिक होते चले जाएगी, ठीक है, और नहीं है कोई सी सॉइल तो वो थिकनेस वो डिपेंड ऑन इट। तो टाइम डिफाइन करता है कि सॉइल की थिकनेस कितना होना है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी किस चीज में, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में। तो आई होप आपको सॉइल रिसोर्सेस टॉपिक क्लियर है कि क्या होता है सॉइल रिसोर्सेस, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हमने पढ़े, सॉइल प्रोफाइल पढ़ी और वेदरिंग पढ़ा। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए, वो है डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे पेड़ काटते जाएंगे, अब पेड़ क्या करते हैं, अपनी जड़ों से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, रोक के रखते हैं, लेकिन आप पेड़ काट दोगे, डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होना है कि सॉइल डिग्रेड होगा। ओवरग्रेजिंग, कल मैंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, तो जब वो ग्रेस करते हैं तो वो ग्रास के साथ साथ में क्या है, ग्रास के साथ वो लोग सॉइल की जो टॉप लेयर होती है जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है उसे भी खींच लेते, तो उसके चलते सॉइल डिग्रेड होता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, ये कारण भी आपको पता है कि जब आप ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज करोगे तो सॉइल आपका क्या होता है, सॉइल डिग्रेड होता है, सॉइल खराब होता है, सॉइल की क्वालिटी खत्म होती है। रेन वॉश, रेन वॉश क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के कारण क्या होता है, जब बारिश ज्यादा होती है तो आपने देखा होगा ना, बारिश का पानी पूरा एकदम जैसे हम जो पानी पीते हैं और जो बारिश का पानी होता है उसमें क्या डिफरेंस है, बारिश का पानी आपको बहुत गंदा दिखता है, ब्राउन कलर का पानी जो होता है, तो ब्राउन कलर का इसलिए होता है क्योंकि पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, रेन वॉश में जब पानी बारिश होती है तो मिट्टी के साथ, बारिश के साथ में मिट्टी भी बहने लगती है और सॉइल डिग्रेड होती है। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी कल हमने आपको डिटेल स्टडी में बताया था ना, जिस प्रकार से जो डेब्रीज रहती है, एक पार्ट ऑफ अर्थ जो रहता है, ब्लॉक्स जो रहते हैं वो नीचे की तरफ स्लिप कर जाते हैं माउंटेन्स पे, तो ये लैंडस्लाइड होता है, उसके चलते भी सॉइल डिग्रेड होती है। फ्लड्स, तो फ्लड्स भी आपको पता है जब ज्यादा फ्लड्स आएंगी तो फ्लड्स में क्या है, सारी जमीन डूब जाएंगी। अब जमीन जब डूब जाएंगे और धीरे धीरे पानी जब रिट्रीट करेगा, पानी जब वापस निकलेगा तो अपने साथ वो सॉइल को भी लेके जाता है, तो सॉइल डिग्रेड होती है फ्लड से भी। अब कभी कभी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है फ्लड से, पता है कैसे, जैसे कहीं और से अगर सेडिमेंट्स लेके आई है फ्लड अपने साथ में, बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स बहा के लाया, तो हो सकता है कि डिपॉजिट कर जाए। तो हमारे जो नदर्न प्लेन्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हैं, रिवर्स बारिश में बहुत सारा पानी लेके आती है माउंटेन से, तो अपने साथ फर्टिलिटी भी लेके आती है। तो फ्लड्स दोनों चीज करते हैं, कहीं पे सॉइल डिग्रेड करते हैं तो कहीं पे सॉइल में फर्टिलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो हमें मुझे ये लगता है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया है कि क्या क्या कारण है और वो कारण कैसे सॉइल को डिग्रेड करते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन का पार्ट तो क्लियर है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है तो उनका सोल्यूशन क्या है, मतलब डिग्रेडेशन हुआ है तो उसे कंजर्व कैसे किया जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन वाले पार्ट को हम इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग देखो एक सिंपल सी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप सॉइल को कंजर्व करते हैं। जैसे आपने एक पेड़ लगाया है, ये पेड़ है आपका,
तो इस पेड़ के आजू बाजू का जो एरिया रहेगा, जैसे मैंने पेड़ लगाया है तो इस पेड़ के जो आजू बाजू का जो एरिया है, इस एरिया को मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक मैटर्स में जैसे लीव्स आ सकता है, स्ट्रॉ आ सकता है, ये सारी चीजें जो मतलब बचा हुआ आपके पास ऑर्गेनिक कचरा है, ये भी कह सकते हैं आप। तो उससे क्या करूंगा, इस एरिया को पूरा कवर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे रेड कलर में आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर से मैंने पेड़ के आजू बाजू के एरिया को, जो बेयर एरिया, जो खाली जगह है, उसे कवर कर दिया। इससे फायदा क्या मिलेगा, फायदा यह मिलेगा कि कल को जब मैं पानी दूंगा इस पेड़ को, तो पानी एक बार तो नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा, रूट्स अब्सॉर्ब कर लेगी, और दूसरी चीज हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा। मॉइस्चर बनेगा तो प्लांट्स को कभी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। उसी तरह से क्रॉप्स में भी आप क्या करते हैं, रोज में ऑर्गेनिक मैटर्स जो रहते हैं, इस प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर्स के आप लेयर्स बना देते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे, तो कम पानी में भी आपका काम हो जाए। तो एक मेथड ही हो सकता है मल्चिंग, ठीक है, कवरिंग सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर्स टू रिटेन मॉइस्चर। यही थोड़ा नया था जो आपने पढ़ा नहीं होगा, बाकी सारी चीजें आप कहीं ना कहीं जानते हैं। अगला जैसे क्या है, कॉन्टोर बैरियर्स। तो कॉन्टोर बैरियर्स को भी समझ लीजिए। कॉन्टोर बैरियर्स में क्या करते हैं, इस डायग्राम को 3D इमेजिन करो। जैसे ये स्लोप है, अगर ये स्लोप है तो स्लोप पे आप इस तरह से काउंटर्स बना देते हैं। स्लोप पे जब आप काउंटर्स बनाते हैं तो काउंटर्स बनाने का फायदा क्या है, स्लोप पे जब काउंटर्स बनाओगे तो पहली बात तो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो पानी रुकेगा, ठीक, वो पानी रुकेगा और वो पानी नीचे की तरफ सॉइल की फर्टिलिटी बहा के नहीं ले जाएगा। और जब काउंटर बनाया तो आपने बीच में एक ट्रेंच बना दिया, ये रेड एरो दिख रहा है आपको, रेड एल। तो एल का मतलब क्या है कि इस तरह से एक काउंटर हो गया आपका। अब एक काउंटर के बाद में जो जमीन है तो गड्ढा है, फिर जमीन है, मतलब सरफेस एरिया। जैसे आपने देखा होगा ना बहुत सारे हडल रेस में जैसा देखा है, हडल कैसे रहते हैं कि आप सीधे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, जो रनर है वो सीधे ट्रैक पे दौड़ रहा है और बीच में से हडल आता है तो उसको कूदना रहता है उसके ऊपर से, फिर वापस प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे है, आप जब क्या करते हैं, काउंटर बैरियर्स बनाते हैं, तो ये यहां तक आपने स्लोप पे एक वो दे दिया, फिर ट्रेंच हो गया, एक तरह से गड्ढा हो गया, फिर एक काउंटर दे दिया, फिर एक प्लेन एरिया हो गया, फिर एक काउंटर दे दिया। तो इससे ब्रेक इवन मिलता है, एक बार बार ब्रेक्स मिलेंगे तो उसके चलते पानी के साथ में सॉइल बह के नहीं जाएगा, आपकी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेगा। तो ये काउंटर बैरियर्स। तो आई होप काउंटर बैरियर्स समझ में आया। रॉक डैम्स क्या होता है ये आपको पता है। रॉक डैम्स में आप रिवर के ऊपर जैसे रॉ हो गया और रॉक हो गए हैं और दूसरे भी जो मटेरियल्स हैं, रॉक ले सकते हो आप, टिम्बर ले सकते हो, तो इन सब की मदद से आप क्या करते हो, एक डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये डैम कंस्ट्रक्ट किया है, तो इस डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि पानी का जो फ्लो था वो स्लो हो जाएगा। आप देखो ये इधर बड़ा था स्ट्रीम, यहाँ पे छोटा स्ट्रीम हो गया। तो जो स्ट्रीम छोटा होता है तो इस छोटे स्ट्रीम के चलते क्या है कि ज्यादा पानी आगे नहीं बह के जाएगा, तो इससे सॉइल, मैंने बताया था जैसे आपको रेन वॉश या फिर फ्लड्स, तो उसके चलते क्या है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती थी या खराब होती थी वो आप रोक सकते हो, उसे प्रिवेंट कर सकते हो। रॉक डैम्स क्लियर हुआ। अगली चीज है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग में हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं। जब आप वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड पे ग्रो करोगे, उससे क्या रहेगा, मान लीजिए आपने जैसे अरहर की जो दाल होती है उसका पौधा देखा है, उसका पौधा बड़ा रहता है, फिर आपने क्या करा, अरहर की दाल के बाजू में चने लगा दिए। चने का जो पेड़ होता है, चने का पेड़ छोटा होता है, तो उससे क्या होगा, अब जैसे आपकी एक क्रॉप तो बहुत बड़ी है, दूसरी क्रॉप आपकी छोटी है, फिर वो बड़ी क्रॉप वाला एक मतलब एक लेयर फिर बड़ी क्रॉप की लगा दी, फिर एक लेयर छोटी क्रॉप की। तो इससे क्या होना है कि जैसे विंड है, तो विंड जब आएगी तो वो आपकी सारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेगी, आप विंड के प्रेशर को ब्रेक कर पा रहे हैं। वाटर जो है तो वाटर भी क्या करेगा, डैमेज नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते इंटरक्रॉपिंग से आप सॉइल को प्रिजर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी क्रॉप्स को भी डैमेज नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि जो हवा के कारण या फिर जो पानी के कारण जो डैमेज सॉइल को होता था वो आपने रोक लिया। तो इंटरक्रॉपिंग एक तरीका हो गया। तो मल्चिंग हो गया, काउंटर बैरियर्स हो गए, रॉक डैम्स हो गए और इंटरक्रॉपिंग, ये चारों क्लियर है। अब बची और टेक्निक्स देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन की क्या है। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, अब जैसे दो एग्जांपल, ये एक माउंटेन है, माउंटेन का ये इस साल मतलब ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। अब वेस्टर्न साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश होगी, तो बारिश के साथ में पूरा मटेरियल सारा नीचे बह के आ जाएगा, सारा सब कुछ नीचे बह के आ गया, और इसके चलते क्या है कि सॉइल ऊपर बैरन है और नीचे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टाइल एलिमेंट्स है। ये हमने क्या पढ़ा, ये टेरेस फार्मिंग में पढ़ा कि जब अगर आप टेरेस फार्मिंग नहीं करते हैं तो, और टेरेस फार्मिंग में आप क्या करते हैं, जैसे स्लोप था तो आपने स्लोप को काट दिया है, यहाँ पे यू आर कटिंग अ पार्ट ऑफ माउंटेन इन क्रिएटिंग प्लेन एरियाज। ये प्लेन्स लिखा है, मतलब इस तरह से आप प्लेन एरियाज बनाते हैं। अभी जो प्लेन एरियाज बनाए, इस प्लेन एरिया पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया पे जब आप फार्मिंग करेंगे तो उस फार्मिंग के चलते आपके सेडिमेंट्स बह के नहीं जाएंगे, आपकी फर्टिलिटी बह के नहीं जाएगी, और वो वहां पे प्लेन एरिया पे रुकी रहेगी। आप यहाँ पे पानी को भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे पानी स्टोर करना मुश्किल है स्लोप पे, लेकिन जब आप व्हेन यू आर कटिंग अ पार्ट ऑफ माउंटेन एंड स्टोरिंग वाटर ऑन इट, इट इज फिजिबल। ठीक है, तो ये फिजिबल है, आप यहाँ पे आराम से पानी रोक सकते हो। तो क्रॉप्स को
कल्टीवेशन में भी फायदा मिलेगा और दूसरी चीज की फर्टिलिटी बह के नहीं जाएगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो एक टेरेस फार्मिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। अगला है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग क्या है समझिए, प्लगिंग पैरेलल टू दी स्लोप। जैसे ये स्लोप है, मान लो ये स्लोप, ठीक। अब इस स्लोप के आप क्या कर रहे हैं, स्लोप के पैरेलल प्लो कर रहे हैं, मतलब इस तरह से प्लो कर रहे हैं। ये माउंटेन है तो माउंटेन का आप इस तरह से प्लो करेंगे जब, तो इस तरह से प्लो करने से क्या फायदा होगा कि अब जैसे ये स्लोप था, आपने ऐसा प्लो कर दिया, तो अब ये स्लोप के साथ में जब ये पानी बह के जाता है यहां से, तो ये पानी अगर बह के जाएगा तो इस पानी को आपने यहाँ पे ऐसा प्लो किया इस तरह से, तो पानी को रिटार्ड करेगा कौन, क्रॉप्स। क्रॉप्स जो है पानी को रोक के रखेंगे कि पानी सीधा ना बह के नीचे चले जाए। तो काउंटर प्लगिंग क्या है, पैरेलल फ्लोइंग पैरेलल टू दी स्लोप। ये स्लोप है तो आप स्लोप के पैरेलल फ्लो करो, तो पैरेलल फ्लो करने से, जैसे ये पैरेलल फ्लो कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं जो अंकल, तो ये सब पैरेलल चलाएंगे तो उससे स्लोप पानी सीधा बह के नीचे नहीं जाएगा। तो ये काउंटर प्लगिंग हो गया। अब शेल्टर बेल्ट से जो लास्ट सॉल्यूशन है, शेल्टर बेल्ट बहुत आसान है। देखिए जैसे आपका फील्ड है, ब्लू कलर में फील्ड दिख रहा है आपको, तो फील्ड के चारों तरफ आप क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, बड़े बड़े ट्रीज लगा देते हैं। तो इस बड़े बड़े पेड़ लगाने से क्या फायदा है, फायदा ये है कि अधिकतर डेजर्ट एरियाज या फिर जो एरिड एरियाज रहते हैं वहां पे, क्योंकि सॉइल क्या रहती है, बहुत ड्राई रहती है, और ड्राई सॉइल के साथ साथ में विंड्स चलती हैं बहुत तेज, तो विंड्स क्या करती है, अपने साथ में सारी सॉइल को उड़ा के ले जाती है। अब सॉइल को उड़ा के ले जाती है, अब यहाँ पे अगर पेड़ लगा देंगे इस प्रकार से चारों ओर आपकी फील्ड के, तो उसमें क्या होगा कि जब बहुत तेज हवाएं आएंगी तो बहुत तेज हवाओं को ब्रेक करेगी कौन, ये बेल्ट्स। अब आपने ऐसे बहुत सारे ये पेड़ है, मान लो ये 8 पेड़ है, ठीक है, 8 पेड़ अगर ऐसे सामने लगे मेरे और इधर से बहुत तेज हवा आ रही है, आप फूंक मारिए तो बहुत तेज हवा आएगी जब, तो ये 8 पेड़ क्या करेंगे, उस हवा को रिटार्ड करेंगे, रोकेंगे, मुझ तक हवा नहीं पहुंच पाएगी। मतलब मैं फील्ड था, आप हवा थे और ये पेड़ है हमारे, तो हवा को रोक लिया ना यहाँ पे। उसी तरह से क्या होता है कि जो प्लांट्स रहते हैं, तो जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो बहुत तेज हवाओं को ये रोक देते हैं प्लांट्स, और आपकी फील्ड में जो क्रॉप लगी उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होता, उसके साथ साथ में आपके फील्ड की सॉइल उड़ के नहीं जाती है। तो इस तरह से सॉइल कंजर्वेशन में शेल्टर बेल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको सारे कंजर्वेशन मेथड्स समझ में आ गए बहुत अच्छे से। मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसीलिए बताया ताकि आप रिलेट कर पाए, और ज्यादा कुछ है तो आप फोटोज देख सकते हैं। क्या रहता है कि आप जब विजुअलाइज करते हो ना चीजों को, तो बहुत अच्छे तरह से याद होता है। ये सारा सब कुछ हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, और देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब जो 3/4 हमारा अर्थ का हिस्सा है, मतलब जो पूरा ग्लोब है, तो पूरे ग्लोब में से 75% जो है वो किससे कवर्ड है, इट इज बीइंग कवर्ड विथ वाटर। अब इसी कारण से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा पूरा पानी है। जैसे आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में आपको क्या दिखता है, अधिकतर पानी दिखता है ना, ब्लू कलर ज्यादा दिखता है। तो 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वाटर प्लैनेट। अब इतना पानी है फिर भी पानी की कमी है, लोग बोलते हैं 3/4 मतलब 75% पानी पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका मतलब क्या है कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी सिर्फ 2.7% पानी जो है, मतलब इस 3/4 में से सिर्फ 2.7% पानी जो है वो हमारे कंजम्पशन के लिए फिट है। मतलब इतना ही पानी क्या है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर 2.7% ओनली। तो ओनली 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी सारा क्या है, बाकी सारा सॉल्टी वाटर है। तो उसमें नींबू पानी बनाना है, ठीक। तो सॉल्टी वाटर होने के कारण क्या है, इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अब इसमें से भी क्या है, जो 2.7% है, तो इस 2.7% का मेजोरिटी पार्ट, मतलब 70% जो है इस 2.7% का वो ग्लेशियर्स में है। जैसे हिमालयाज हो गया, अंटार्कटिका हो गया और ग्रीनलैंड, तो ये कुछ एरियाज जो हैं, तो इन एरियाज पे ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के फॉर्म में पाया जाता है मेजोरिटी ऑफ द वाटर। तो जो फ्रेश वाटर है उसका 2.7% है हमारे पास फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर का भी 70% जो है वो क्या है, ग्लेशियर्स में है। तो हमारे इमीडिएट यूज के लिए नहीं है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर और फ्लोइंग वाटर है, मतलब लेक्स और रिवर्स में जो है वो मात्र 1% है। तो 1% ही ऐसा पानी जो हमारे पास इमीडिएट यूज के लिए, बाकी सारा पानी क्या है, या तो वो ग्लेशियर्स में है या फिर वो आइस शीट्स के फॉर्म में पाया जाता है। अब क्या है, वाटर रिसोर्सेस ऑल्सो सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, आप देखेंगे ओशियन कितना बड़ा है और उस ओशियन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इज रिन्यूड थ्रू वाटर साइकिल। अब वाटर रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब अपने आप को क्या करता रहता है, वो रिन्यू करता रहता है। रिन्यू कैसे करता रहता है,
वाटर साइकिल की मदद से। अब वाटर साइकिल क्या है कि पानी के ऊपर जो साइकिल चलती है, नहीं, वाटर साइकिल मतलब दूसरी चीज है। क्या है वाटर साइकिल? ये जो आपने नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, जैसे ओशियंस है तो ओशियंस में ये जो सूरज मामा होते हैं ये क्या करते हैं, इवोपरेशन, सूरज के कारण इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और ये क्लाउड फॉर्मेशन जब मैच्योर हो जाते हैं, ये क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं, तो कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन, बारिश हो जाती है। तो ये नदी में पानी आया, अभी नदी घूम के नदियां कहां जाके मिलती हैं, सारी नदियां जाके मिलती हैं समुद्र में, तो नदियां समुद्र में मिलेगी, समुद्र में फिर इवोपरेशन होगा, और फिर क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। तो ये साइकिल बन गया एक, ठीक है। इसी कारण से क्या है वाटर साइकिल, इसी वाटर साइकिल के कारण वाटर जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनता है, जिसे मतलब आप बार बार यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास पानी वापस आ जाता है। तो ये हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, और इसी कारण से इसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। अब देखते हैं पानी के यूजेस क्या क्या है, मतलब किन किन पर्पस के लिए हम पानी को यूज करते हैं। ये सारी चीजें वैसी लग रही ना तुम्हें कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, तो ये सब कुछ हम पहले से जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक सिस्टमैटिक आंसर लिखना है, तो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना रहता है। अब जैसे यूजेस ऑफ वाटर में क्या लिखना है आपको, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी पीने के पर्पज से, आपको आपकी गाड़ी धोना है, आपका घर धोना है, सारी चीजें, कपड़े धोना है, वॉशिंग पर्पज से, एग्रीकल्चर, खेती के पर्पज से, इंडस्ट्रीज में पानी का यूज होता है, और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है, आपके घर में आप बैठ के इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्योंकि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप चार्ज है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है वो भी कहां से मिलती है, वाटर रिसोर्सेज से। तो देखिए कितने सारे मल्टीपल यूजेस हैं वाटर रिसोर्स के, पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब उसके बाद में, लेकिन पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब हमारे पास जो पानी है उसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? जैसे राइजिंग डिमांड्स, तो डिमांड बढ़ रही है पानी की। अब पानी की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा खाना चाहिए। अब खाना भी, आप पॉपुलेशन को देखो तो खाना ग्रो करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी। तो पानी पे हमारी कितनी डिपेंडेंस है उस चीज को समझिए आप। तो राइजिंग डिमांड, अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण होते जाता है, मतलब अर्बन एरियाज जो रहते हैं, गांव में तो चलो फिर भी पास में नदी होती है और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और कंज्यूम करने वाले लोग भी कम होते हैं। लेकिन शहरों में क्या है कि शहरों में डिमांड बहुत ज्यादा होती है पानी की और वाटर सोर्सेस कम होते हैं। तो मतलब जो प्रेशर है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और खाने के कारण भी जो खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो उस खाने की डिमांड का इंपैक्ट भी किस पे पड़ रहा है, वाटर रिसोर्सेज पे। तो ये सारे हमने चैलेंजेस देखे कि दीज आर दी वेरियस चैलेंजेस विच वी फेस अगेंस्ट दी वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब जितना पानी हमारे पास है या फिर जो हमें यूज करना है उसके सामने ये सारे चैलेंजेस हैं। अब और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबिलिटी के साथ में, तो ये प्रॉब्लम्स है कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में हम देखते हैं कि वर्ल्ड कितना बड़ा मतलब अर्थ है, तो उस अर्थ में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे वाटर स्कैरसिटी है। अब स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी होना। तो यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी मतलब क्या है कि पानी की कमी होना। तो वाटर स्कैरसिटी में हम क्या देखेंगे कि जैसे अफ्रीका वाला जो एरिया, वहां पे पानी की कमी है। अफ्रीका तो आप जैसे फोटो भी देखते हो तो हमेशा ऐसे समझ में आता है, बहुत तेज धूप और पानी की कमी। उसके बाद में वेस्ट एशिया में जो दुबई वगैरह सारे पार्ट आ जाते हैं। साउथ एशिया में इंडिया वगैरह के आसपास के एरियाज आ जाते हैं। अब अगली चीज आती है पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए। तो वेस्टर्न यूएसए का जो पार्ट है, जैसे जो कैलिफोर्निया वगैरह है, वहां पे भी डेजर्ट्स है, वहां पे पानी की कमी है। नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, तो उसी बेल्ट में नीचे अगर चलते आते, मैप आपको है ना माइंड में इमेजिन करना चाहिए। वर्ल्ड मैप आपके घर पे लगा है, जिनके घर पे नहीं लगा, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का मैप आपको जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी मैपिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। तो नॉर्थ अमेरिका जो होता है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही आएंगे अगर उसी तो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस वेस्टर्न पार्ट पे मैक्सिको, तो वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है वर्ल्ड में। अब इसी के साथ साथ में वाटर स्कैरसिटी किन कारणों से होती है, तो सबसे पहले तो वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। पहले देखो किसी भी चीज की कमी कब हो सकती है, तो दो सिचुएशन से हम वाटर के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले तो पानी होना ही नहीं, मतलब बारिश नहीं हो रही है तो वाटर स्कैरसिटी, है पानी है ही नहीं तो वाटर स्कैरसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वांटिटेटिव हो गया कि मतलब आपके पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ये वाटर स्कैरसिटी हो गया। वैसे एक क्वालिटेटिव डायमेंशन भी है वाटर स्कैरसिटी का। क्वालिटेटिव डायमेंशन क्या है, जैसे कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मैंने अब आपके सामने बहुत सारा पानी रख दिया, लेकिन उस पानी में मान लीजिए बहुत सारा कचरा मिला दिया, तो क्या वो पानी अब आपके काम का है? नहीं है, मतलब आपके पास पानी की कमी हो गई। जैसे सॉल्टी वाटर, तो 3/4 एरिया हमारा पानी से कवर्ड है, उसके बावजूद भी क्या है,
हम पानी की स्कैरसिटी को फेस करते, वाटर स्कैरसिटी को फेस करते। कारण क्या है? बिकॉज इट इज नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन। तो सिमिलर थिंग इज हियर ऑल्सो कि कंटामिनेशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का। कंटामिनेशन अगर हो रहा है तो वो भी वाटर स्कैरसिटी लाएगा, क्योंकि पॉल्यूटेड पानी है। अगली चीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपके पास में रिसोर्सेज तो है वाटर रिसोर्सेज, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा, अब वो वाटर रिसोर्सेज ऐसे हैं कि उससे 100 लोगों को आराम से पानी मिल सकता है, लेकिन पता लग रहा है उस वाटर रिसोर्स या फिर उस वाटर सोर्स के ऊपर 1000 लोग डिपेंडेंट हैं, तो वाटर स्कैरसिटी होना तय है। आया समझ में? तो ये हमने देखा कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर अवेलेबिलिटी, हमने यूजेस ऑफ वाटर देखा, चैलेंजेस टू वाटर अवेलेबिलिटी देखा, वाटर साइकिल समझा, और वाटर के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी है। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा वाटर रिसोर्सेज के बारे में। चैलेंजेस देखिए क्या चैलेंजेस हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, किस तरह से वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहली चीज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब पानी अपने आप को रिन्यू कर लेता है। बारिश होगी, पानी फिर से आ जाएगा आपके पास, आप यूज करेंगे और वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने के बाद में फिर बारिश होगी और फिर पानी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को रिन्यू करता रहता है पानी। लेकिन क्या है कि अगर ये इस रिन्यूएबिलिटी को हम ओवर यूज करेंगे या पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, तो उसके चलते क्या होगा, जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, जिसे हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा है, वो ओवर यूज एंड पॉल्यूशन आर ग्रेट थ्रेट टू वाटर रिसोर्सेज, मतलब एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं वाटर रिसोर्सेज के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसी कारण से हमें कंजर्व करना है। अब दूसरी चीज क्या है? जैसे एग्रीकल्चरल केमिकल्स आते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आते हैं, अनट्रीटेड सीवेज आता है, तो ये सारी चीजें क्या करती है? ये सारी चीजें पल्यूट करती है वाटर बॉडीज को, और इन सारी चीजों से ही सबसे बड़ा खतरा है। अब क्या होता है? अधिकतर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ह्यूमन बींग्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट भी क्रिएट करते हैं। कैसे? आपको ये दिख रहा है कि वाटर बॉडीज पल्यूट हो रही है। अब पल्यूट होने के साथ साथ में अगर ये केमिकल्स, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये खत्म नहीं होते, ये एनवायरमेंट में रहते हैं, तो ये केमिकल्स पानी में मिलेंगे, और वो पानी जब ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे, ह्यूमन बींग्स यूज करेंगे उस पानी को, तो उस पानी के उस यूजेबिलिटी के चलते क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके चलते हमारी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ कंजर्वेशन मेथड्स कि किस तरह से हम वाटर बॉडीज को पल्यूट होने से बचा सकते हैं, या फिर जो पल्यूट हो गई है उन्हें कंजर्व कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स। अब जो भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, चाहे मान लो कहीं किसी फैक्ट्री में से निकल रहा है, तो इन सारी चीजों को क्या करना होगा? इन सारी चीजों को वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले आपको उसे ट्रीट करना होगा। ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट ऐसे करेंगे कि बहुत सारे प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगा सकते हैं आप, जहां पे पानी अगर आप डंप कर रहे हैं, किसी भी चैनल में डंप कर रहे हैं पानी को, तो उससे पहले क्या करें, आप उसे ट्रीट करें, उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो बड़ा कचरा है उसे अलग कर सकते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसमें उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी मेथड्स हो सकती हैं इस तरह से ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब क्या होता है, देखिए हमेशा जरूरी नहीं कि पानी खराब होगा और तभी आप उसे कंजर्व करेंगे। कभी कभी आप पानी को अच्छा भी बनाए रख सकते हैं। तो जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे आप, जितना ज्यादा वेजिटेशन फैलाएंगे, तो उससे क्या फायदा होना है? उस पेड़ लगाने से और वेजिटेशन से ये फायदा होना है कि जो सरफेस रन ऑफ है, पानी जो बह के निकल जाता है, वो सरफेस रन ऑफ स्लो हो जाएगा। तो पानी को रूट्स जो है, रूट्स अपने पास पकड़ के रखेगी, तो पानी समुद्र में ना मिलने की जगह ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब रहेगा, जिससे आप और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो इसके चलते क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन को बढ़ाया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितने लोग जानते हैं आप में से? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होती है, उसमें बारिश का पानी अब आपके छत पे गिरता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो छत पे पानी गिरता है, छत के थ्रू नालियों में, नालियों से नदियों में, नदियों से समुद्र में, वेस्ट हो गया। लेकिन आप जो छत पे पानी आ रहा है, उस पानी को अगर एक पाइप के थ्रू चैनलाइज करके यूज कर सकते हैं। अब यूज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उस पानी को अंडरग्राउंड पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि वो पानी आप कंजर्व कर गए, एक तरह से आपने उस पानी को बचा लिया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो सकती है कंजर्वेशन मेथड्स में। अगली चीज, प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनल टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। अब क्या है कि जैसे आप इरिगेशन के पर्पज से, अगर आपने देखा होगा कि खेती जहां पे की जाती है,
तो खेती करते समय पानी इरिगेशन कहाँ से लाया जाता है? तो कुछ लोगों के प्राइवेट सोर्सेज होते हैं जैसे ट्यूबवेल्स, वेल्स होते हैं, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैनल्स भी होती हैं, नहरें जिन्हें कहते हैं। तो नहर होती है बहुत सारी। अभी जो कैनल्स होती है, तो कैनल्स में अधिकतर क्या होता है, पानी वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। वेस्ट कैसे होता है? क्योंकि एक प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं हो रही, ओपन कैनल्स रहती है। तो ओपन कैनल्स के चलते क्या है कि पानी कहीं वेस्ट बाहर जा रहा है कैनल्स के, कहीं कहीं पे पानी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो इन कैनल्स को बहुत बेहतर तरीके से अगर आप लिंक कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, अंडरग्राउंड कैनल्स बनाते हैं पाइपलाइन के थ्रू, तो ये सारी चीजें क्या है कि इट वुड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इट वुड रिड्यूस द कैनल टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। पानी का यूज भी कम से कम होगा और वेस्टेज भी कम होगा। अगली चीज है स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप सिस्टम शुड बी यूज्ड। स्प्रिंकलर्स और ड्रिप सिस्टम थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। जैसे ये खेत है, तो खेत में आप क्या करते हैं, इस तरह से एक पाइपलाइन लगाते हैं जो कि एक परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है। उस पर आप स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं। स्प्रिंकलर्स आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में या फिर प्रैक्टिकली भी देखे होंगे। तो अब ये स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करते हैं एक तरह से। आर्टिफिशियल रेन जो होती है, तो आर्टिफिशियल रेन के चलते क्या है कि आपको कम पानी लगता है। जैसे आप अगर खेतों में डायरेक्ट पानी देते हैं कैनल के थ्रू, तो उसमें ज्यादा पानी वेस्ट होता है। लेकिन स्प्रिंकलर्स में आप 1 घंटा चलाएंगे तो वो ऐसा होगा कि हाँ 1 घंटा बारिश हो गई है। तो इस तरीके से एक आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप पानी कंजर्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है। क्यों? क्योंकि पानी वेस्टेज को बहुत कम कर देता है और कम से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हो। जैसे एरिड एरियाज है राजस्थान वगैरह के, तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ज्यादा मददगार साबित होता है। क्या है, जैसे जो पेड़ है, तो इन पेड़ों के पास आप एक पाइपलाइन लगाएंगे। अब ये पाइपलाइन जहां पे रूट्स हैं, उस रूट्स के पास में ड्रिप इरिगेशन मतलब एक एक बूंद पानी गिरता रहेगा धीरे धीरे। तो इसमें आप एक बूंद पानी दे रहे हैं पेड़ों को, लेकिन कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो पानी की जो नीड है पेड़ की वो भी फुलफिल हो रही है और वेस्टेज एकदम मिनिमम है, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, पेड़ों की रूट्स तक डायरेक्ट पानी पहुंचाना। एक सेटअप लगाते हैं पूरा पाइपलाइन का और उसके थ्रू। तो ये कॉस्टली होता है, लेकिन एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट वाटर के टर्म्स में जो है होती है वो काफी बच जाती है। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। देखा कुछ कंजर्वेशन मेथड्स को। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, तो लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स और वाटर रिसोर्स पढ़ चुके हैं। अब लास्ट रिसोर्स हमारा जो बचा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। इन जनरल में जैसे आपको समझाऊं तो हमने हमारे चैप्टर में लैंड रिसोर्सेज पढ़ा है, सॉइल रिसोर्सेज पढ़ा है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ा है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अब पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी एक तरह का रिसोर्स है। अब क्या रिसोर्स है, कैसे रिसोर्स है, उसे समझते हैं। तो एक लेमन डेफिनेशन में अगर समझाया जाए तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे या फिर जिस भी प्रकार का कह सकते हैं लाइफ फॉर्म इन द सेंस ऑफ प्लांट, जो प्लांट के रूप में पाया जाता है लाइफ फॉर्म, वो वेजिटेशन हो गया। और वाइल्ड लाइफ मतलब सारे एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये वेजिटेशन हो गया और ये वाइल्ड लाइफ हो गया। तो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ समझने के बाद में आपको ये समझना है और ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कहां करता है। तो देखिए 3 स्फीयर्स होते हैं, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, 6th क्लास में भी पढ़ा है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब क्या होते हैं ये, तो हाइड्रोस्फीयर होता है वो अर्थ का वो वाला पार्ट जहां पे पानी है, तो हाइड्रोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर होता है अर्थ का वो वाला पार्ट जहां पे जमीन है, ये लिथोस्फीयर हो गया। और एटमॉस्फेयर वो वाला पार्ट होता है जहां पे एयर है, मतलब गैसेस हैं। तो ये 3 स्फीयर हो गए, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब मुझे आप ये बताइए, क्या सिर्फ आप पानी में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, डूब जाएंगे अंदर। क्या सिर्फ आप जमीन पे रह सकते हो? खड़े तो रहोगे, लेकिन बिना पानी और बिना हवा के क्या जमीन पे खड़े रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्या सिर्फ हवा में रह सकते हो? नहीं, आपको कभी ना कभी तो जमीन चाहिए ही रहेगी और दूसरी एक्टिविटीज पानी कहां से लाओगे। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि लाइफ ना सिर्फ हाइड्रोस्फीयर में एग्जिस्ट कर सकती है, सिर्फ अकेले लिथोस्फीयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है और सिर्फ अकेले एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो लाइफ फॉर्म को अगर एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। तो ये जो तीनों स्फीयर्स का एक नैरो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, मतलब जहां पे तीनों स्फीयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप जहां पर अभी रह रहे हैं, मैं जहां पे खड़ा हूं, तो यहां पे क्या है, जमीन है, पानी भी है मेरे पास बॉटल में, आपको दिख नहीं रहा है, और दूसरी तीसरी चीज क्या है, हवा, जो यहां पे इनविजिबल है। तो इस तरह से जहां पे तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हूं एक साथ, वहीं पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हो सकता है। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में जो नैरो इंटरेक्टिंग जोन रहता है, उस जोन में लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब उस जोन को बोलते क्या है, उस जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी लाइफ फॉर्म, मतलब जहां पे लाइफ
पाई जाएगी, जहां पे जीवन होगा, जीवन जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर जोन वेयर ऑल दी थ्री स्फीयर्स इंटरैक्ट, मतलब तीनों स्फीयर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इन दिस जोन लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट। तो यहां पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ में अगली चीज क्या है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और इस तरह का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जहां पे तीनों स्फीयर्स के इंटरेक्शन के साथ में ही लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाता है बायोस्फीयर में, तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर ऑल दी थ्री स्फीयर्स इंटरैक्ट एंड लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल। तो ये इकोसिस्टम हो जाएगा। तो आई होप आपको बायोस्फीयर और इकोसिस्टम क्लियर हो गया है। अब बायोस्फीयर और ये इकोसिस्टम, हमने ये सारी चीजें क्यों पढ़ी, तीनों स्फीयर्स क्यों पढ़े, क्योंकि अगर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को समझना है तो हमें ये भी समझना होगा कि ये पाए कहां जाते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सिर्फ उसी एरिया में पाया जाएगा या फिर उसी जोन में पाया जाएगा जहां पे तीनों स्फीयर्स आपस में इंटरैक्ट करते होंगे। तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया टॉपिक का। अब देखते हैं कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कैसे हो गए, इनकी मतलब ये जब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते होंगे हमारी लाइफ में, तभी तो ये रिसोर्स बनेंगे। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इंपॉर्टेंस रखते हैं इसीलिए क्या बने, ये रिसोर्स बने। तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव्स अस शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब एक एक चीज को समझते हैं हम। तो हमें टिम्बर तो मिलता है, लकड़ियां कहां से मिलती है, पेड़ों से मिलती। पेड़ कहां पाए जाएंगे, जंगल में। जंगल मतलब नेचुरल वेजिटेशन। तो इस तरह से हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है। गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स। अब प्लांट्स हमें ही सिर्फ मतलब नेचुरल वेजिटेशन हमें तो जो देते हैं, उसी के साथ साथ में एनिमल्स को भी क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे जानवर जंगलों में रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। अगली चीज, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। हम जो हवा मतलब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन करता है, प्लांट्स। तो इस तरह से प्लांट्स हमारे लिए क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। अगली चीज, स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स में क्या करके रखते हैं, प्लांट्स पानी को पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल चार्ज रहेगा। तो ये ग्राउंड वाटर को भी इनहेंस करते हैं। तो आपने देखा कि कितने सारे पर्पसेस हैं नेचुरल वेजिटेशन के। दे गिव अस फ्रूट्स। अब इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। फ्रूट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, लेटेक्स से रबड़ बनती है, ठीक है। तो जो रबर बनती है, उस रबर को कहां से प्रोड्यूस किया जाता है, लेटेक्स से। अब इसके बाद में टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है, तो ये पेड़ से जो गम होता है पेड़ का, ठीक है ना, राइसिन जो होता है, तो उससे प्रोड्यूस होता है, और उसको अधिकतर बहुत सारी डिसीजेस को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेडिसिन इस तरह से प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स, पेपर हमें प्लांट से मिलते हैं, इतनी सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं कौन, प्लांट्स। प्लांट्स मतलब नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन से हमें कितना कुछ मिलता है, खाने को मिलता है, हमारी मेडिसिन मिलती है, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो हमने ये देखी इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन। अब वहीं पे वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए, तो वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स मतलब जो उनकी स्किन रहती है, किसकी, एनिमल्स की स्किन से हम बहुत सारी चीजें बनती है, लेदर बनता है, बहुत सारे जैकेट्स बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं, शूज बनते हैं, कितनी सारी चीजें बनती है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, हाइड्स, हनी एंड वुल। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई कि वाइल्ड लाइफ से हमें कितनी सारी चीजें मिलती है। दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन, एक्ट्स एज डीकंपोजर। अब उसी के साथ साथ में हमारी मदद भी करते हैं, पॉलिनेशन ऑफ वेरियस सीड्स एंड फ्लावर्स। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने वो पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में, कि किस प्रकार से जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, तो वो एक फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, वो वहां से फ्लावर्स के सीड लेके दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से सीड्स का जो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट होता है, तो उसमें मदद कौन करते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ मदद करते हैं। जानवर जैसे अपने किसी पेड़ से टकरा के जा रहे हैं, तो सीड्स शायद अपनी बॉडी पे लेके चले जाएं, कहीं बैठेंगे वो, तो सीड्स वहां गिर जाएंगे, फिर वहां पे पेड़ लग जाएगा। तो वेजिटेशन को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं। जिस तरह से वेजिटेशन किसकी मदद करता है, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो एनिमल्स भी अपना कर्ज चुकाते हैं। कैसे, वो उनके पॉलिनेशन में और वेजिटेशन को एक्सपैंड करवाने में मदद करते हैं। आज से हजारों साल पहले जब ह्यूमन बींग्स नहीं हुआ करते थे, तो तब भी तो प्लांट लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो वो कैसे होती थी, तो वो ऐसे ही होती थी। एनिमल्स कहीं ना कहीं मदद करते थे वेजिटेशन को ग्रो करने में, विंड होता था, वाटर होता, तो ये सारे एजेंट्स होते थे। हमने ये पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ हमें क्या क्या देता है, पॉलिनेशन में मदद करता है और एक्ट्स एज ए डीकंपोजर। अब डीकंपोजर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शिप है, ठीक है, तो एक शिप की डेथ हो जाती है, तो अब उस भेड़ के मरने के बाद में क्या होता है कि वो अपने आप ऐसे गायब तो नहीं हो जाएगी ना,
अब उसे, और ना तो कोई उसकी ऐसी दूसरी फैमिली वाले लोग हैं कि जो उसका अंतिम संस्कार करेंगे, वो तो मर चुकी है। अब उसे क्या होता है, उसे प्रकृति में, नेचर में अपने हिसाब से क्या करना होता है, डिकम्पोज होना होता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्कैवेंजर्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर का मतलब गंदगी साफ करते हैं। अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा, अगर जो भेड़ है वो मरने के बाद उसकी बॉडी को वहीं पे कहीं पे अगर पटक दिया जाता है, तो उसके चलते क्या है कि पूरी इन्वायरमेंट में वो गंदगी फैलाएगा, ऑर्डर फैलने लगेगी, बदबू आएगी। लेकिन डिकम्पोजर्स हैं तो इस तरीके से क्या होती रहती है, क्लीनिंग होती रहती है इन्वायरमेंट की। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब इसी चीज को लेकर हम समझते हैं एक पर्सपेक्टिव से कि जो वल्चर्स हैं, वल्चर्स आपने देखे हैं, गिद्ध जो होते हैं, तो वल्चर्स की फोटो देखिएगा, आपकी बुक में भी दी है। तो वल्चर्स क्या है, वल्चर्स स्कैवेंजर का काम करते हैं। स्कैवेंजर का काम कैसे करते हैं कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, मतलब उन्हें खाते हैं। अब जब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो इसके चलते क्या है कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं एक तरह से। लेकिन ये जो वल्चर्स हैं, ये दीज वल्चर्स आर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर से ये लोग मर रहे हैं। किडनी फेलियर से कैसे मर रहे हैं, इस चीज को समझते हैं हम। वल्चर्स की कैसे किडनी फेल हो सकती है, आप सोच रहे होंगे ना, तो मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है, वल्चर्स जब लाइफ स्टॉक जो रहता है, मतलब जो भी गोट्स रहती हैं, कैटल्स रहती हैं, तो जब जो लाइफ स्टॉक रहता है उस लाइफ स्टॉक को खाते हैं मरने के बाद में। अब जब व्हेन दे आर फीडिंग ऑन दी लाइफ स्टॉक, तो अब क्या होता है, लाइफ स्टॉक मान लीजिए अगर जैसे कोई गोट थी, अब किसी गोट को दर्द हो रहा था, उसका पैर टूट गया था या फिर कुछ भी मान लीजिए, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स इंजेक्शन दे देते हैं या फिर टैबलेट्स दे देते हैं, किन्हें, लाइफ स्टॉक को भी। आप इतना मतलब सरप्राइज मत रहना, जैसे इंसानों को डॉक्टर ट्रीट करते हैं वैसे जानवरों को भी ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डाइक्लोफेनिक एक फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं एक मेडिसिन होती है। तो जो मेडिसिन होती है डाइक्लोफेनिक, तो ये डाइक्लोफेनिक मेडिसिन क्या होती है, पेन किलर का काम करती है। अब ये पेन किलर जब जानवरों को खिला दी जाती है, जैसे गोट को खिला दिए, लेकिन वो गोट मतलब सरवाइव नहीं कर पाई और वो गोट की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद में क्या है, उसे एक साइड डाल दिया जाएगा। अब उस गोट को कौन खाता है, उस गोट को खाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर है ना वल्चर। तो वल्चर उस गोट को जब खाता है तो उस गोट के बॉडी मास में क्या था, उस गोट के मसल्स में एक तरह से डाइक्लोफोनिक, ये जो डाइक्लोफोनिक कंपोनेंट है वो मिला हुआ था। अब ये डाइक्लोफेनिक कंपोनेंट जब उसके गोट के मसल्स में मिला हुआ है और उस मसल्स को कौन खा रहा है, वल्चर खा रहा है, तो वल्चर के अंदर भी जाएगा वो ये केमिकल जो है डाइक्लोफेनिक, ये वल्चर के अंदर भी जाएगा। और वल्चर के अंदर जैसे ये केमिकल जाता है तो वल्चर की किडनी फेल हो जाती है। तो इसके चलते क्या है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्विंडल हो रही है, वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिसअपियर हो रही है हमारी कंट्री में। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, देखा कि कहां पे पाए जाते हैं और इंपॉर्टेंस समझिए। अब तो मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर, तो 4 वेजिटेशन टाइप है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। तो इन चारों को समझते हैं क्या है, उसके बाद में हम कुछ और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है, तो फॉरेस्ट वेजिटेशन सुनते से आपके मन में क्या आया, जंगल, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो ठीक, बिल्कुल सही सोचा है आपने। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ह्यूज ट्री में थ्राइव, अबंडेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई। तो अब ये क्या है कि जहां पे बारिश ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि जहां बारिश नहीं होती वहां जंगल नहीं होते हैं, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो उससे हम पढ़ेंगे। तो जहां पे बारिश ज्यादा होती है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। तो अब जहां पे बारिश ज्यादा होगी तो बड़े बड़े पेड़, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ थ्राइव करेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अबंडेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई, तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब प्लांट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, और उसी के साथ साथ में क्या रहेगा, वाटर सप्लाई भी बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत रहेगी। तो ये फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब देखिए जो वेजिटेशन मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 ही वेजिटेशन हो, इनमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन आते हैं। जैसे ग्रासलैंड में फिर टेम्परेट आ जाएगा और ट्रॉपिकल आ जाएगा, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। लेकिन क्योंकि अभी आपकी क्लास 8 थे, तो क्लास 8 के अकॉर्डिंगली आप इन 4 क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए जो आपकी बुक में दिए गए। तो फॉरेस्ट में आपको क्लियर हो गया, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, अबंडेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई फॉरेस्ट वेजिटेशन की। अगला वेजिटेशन जो है वो है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड मतलब क्या ध्यान में आया आपके कि एक ऐसी जमीन जहां पे ग्रास होगी, तो लगभग सही समझे आप। ग्रासलैंड में क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। मतलब फॉरेस्ट एरियाज के कंपैरिजन में इन एरियाज में, मतलब ग्रासलैंड वाले एरिया में मॉइस्चर और रेनफॉल डिक्रीज होता है। तो जब मॉइस्चर और रेनफॉल डिक्रीज होता है कौन से एरियाज में, मतलब फॉरेस्ट एरिया के कंपैरिजन में, जब मॉइस्चर और रेनफॉल डिक्रीज होता है तो ग्रासलैंड एरिया बनते हैं।
अब ग्रासलैंड एरिया में साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्रीज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहां पे क्या होता है कि जिस डेंसिटी में, जिस साइज में ट्रीज फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते थे, ठीक उसी डेंसिटी में या फिर उसी साइज के ट्रीज ग्रासलैंड एरिया में, ग्रासलैंड वेजिटेशन में नहीं पाए जाते। इज दैट क्लियर? अब यहां पे क्या होता है, जैसे रेनफॉल कम हो रही, तो रेनफॉल कम होने के कारण शॉर्ट स्टडन ट्रीज एंड ग्रासेस, ठीक है, शॉर्ट स्टडन ट्रीज एंड ग्रासेस मतलब क्या होगा कि क्योंकि बारिश कम है तो छोटे हाइट वाले पेड़, छोटे हाइट वाले पेड़ किसके कंपैरिजन में? फॉरेस्ट के। आप ये मत सोचने लगा छोटे हाइट वाले पेड़ मतलब इतने बड़े बड़े, वो नहीं, पेड़ की हाइट तो रहेगी लेकिन फॉरेस्ट एरियाज के कंपैरिजन में जो पेड़ होते थे उनसे छोटी रहेंगी। तो शॉर्ट स्टडन ट्रीज एंड ग्रासेस, और ग्रासलैंड पाई जाएगी मतलब प्लेन एरियाज रहेंगे जिन पे ग्रासेस रहेंगी। तो जैसे आपने सवाना ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था 7th क्लास में, प्रेरीज के बारे में पढ़ा था, ध्यान आ रहा है कुछ? पंपास, लियानास, तो ये सारी हमने ग्रासलैंड्स पढ़ी थी 7th क्लास में। तो उस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे ग्रासी एरिया ज्यादा रहता है। अब उसके बाद में तीसरा टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो है स्क्रब्स। स्क्रब्स को समझते क्या होता है? तो ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स, डीप रूट्स एंड वैक्सी लीव्स। अब इसको मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से समझाता हूं। जैसे आप इंडिया में राजस्थान घूमने गए तो राजस्थान में जिस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है वो वेजिटेशन होता है स्क्रब्स वाला। वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा, सूखा है, पानी की कमी है, पानी की कमी के कारण वहां पे पेड़ पौधे पहले तो कम होंगे, डेंसिटी जो रहती है वेजिटेशन की बहुत कम रहती है। एक पेड़ यहां मिल गया, एक पेड़ 1 किलोमीटर दूर मिल गया, फिर इस तरह से फैले हुए रहते हैं पेड़, बहुत बहुत दूर पे पेड़ रहते हैं। उसके बाद में जो पेड़ पौधे पाए भी जाते हैं, छोटे पेड़ पौधे, तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं थ्रोनी। थ्रोनी मतलब कांटे वाले। कांटे वाले पेड़ क्यों होते हैं? कांटे वाले पेड़ ताकि उन्हें कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वहां पे कमी है पेड़ पौधे की, तो जानवरों को जो दिखेगा वो खा जाएंगे वो, तो जानवर सारे पेड़ पौधे ना खा जाएं, इसके लिए वहां पे क्या होता है? थ्रोनी बुशेस होती हैं, तो कांटे वाले पेड़ होते हैं। कांटे वाले पेड़ के साथ साथ में जो लीव्स होती है, तो लीव्स वैक्सी लीव्स होती है। वैक्सी लीव्स कैसे होती है? तो उसका क्लासिकल एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस आपने देखा, कैक्टस की जो टेक्सचर रहता है, मतलब कैक्टस को अगर आप छुएंगे तो कांटा तो गड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी पत्ती रहती है, या फिर एलोवेरा का जैसा लीव देख लो आप, तो जो वैक्सी रहती है क्या रहती है? रिलेटिवली मोटी रहती है। मोटी होने के साथ साथ में जो क्रेयॉन्स के कलर होते हैं ना, उस तरह से वैक्स की तरह होती है वो। कारण ये है कि वैक्सी लीव्स रहेंगी तो इवोपरेशन नहीं होगा। इवोपरेशन नहीं होगा तो वो उस ड्राई एरिया में भी सस्टेन कर जाएंगे, मतलब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो पानी की कमी हो जाती है ना पेड़ों में, तो उस पानी की कमी को रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पे वैक्सी लीव्स होती हैं। और थ्रोनी लीव्स क्यों होती है? थ्रोनी या फिर बुशेस, थ्रोनी बुशेस क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है, ताकि जानवरों से बचाया जा सके। तो तीसरा तरह का जो वेजिटेशन है वो स्क्रब्स। अगर इन्हें आप देखा जाए तो इंडिया में जैसे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, इंडिया में नदर्न प्लेन्स में ग्रासलैंड भी पाई जाती है, श्रब्स भी पाए जाते हैं हमारे राजस्थान वाले एरिया में। और अब जो चौथा टाइप ऑफ वेजिटेशन है तो वो है टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? टुंड्रा मतलब फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन्स, मॉसेस एंड लिचन्स। अब यहाँ पे जो कोल्ड पोलर रीजन्स है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक अर्थ का एक ग्लोब बनाया है, तो इस पे आप ग्लोब पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ये कोल्ड एरियाज हैं, पोलर एरियाज, इन पोलर एरियाज में पाया जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे एकदम जो बर्फ जमी रहती है उस तरह का जो वेजिटेशन होता है ना, उसे टुंड्रा वेजिटेशन कहा जाता है। और टुंड्रा वेजिटेशन में मॉसेस और लेचेंस पाए जाते हैं। मतलब जैसे आप कजी देखिए आप लोगों ने, कजी, काई कजी जिसे कहते हैं हम, तो जो बारिश में हमें देखने को मिलती है, तो उस तरह का वेजिटेशन वहां पे पाया जाता है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉसेस और लाइचेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कहां पे? टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में। तो हमने चारों वेजिटेशन डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको चारों वेजिटेशन समझ में आए। फॉरेस्ट वेजिटेशन क्या है, ग्रासलैंड वेजिटेशन क्या है, स्क्रब्स क्या है और टुंड्रा वेजिटेशन क्या है। चारों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए। अब ये जो हमने फॉरेस्ट वेजिटेशन पढ़ा था, फॉरेस्ट वेजिटेशन में 2 क्लासिफिकेशंस है। वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था, आप कहेंगे ना कि कहीं पे तो पेड़ बहुत ज्यादा घने होते हैं और कहीं पे पेड़ बहुत मतलब स्पार्स होते हैं, कि पेड़ तो है लेकिन कम है। कहीं पे अब आपने कहा कि एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ज्यादा रेनफॉल होती नहीं है, फिर भी यहाँ फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। तो उसे समझते हैं वो क्या होते हैं। फॉरेस्ट एरियाज 2 तरह के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब क्या है? एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे, यानी कि ये डू नॉट शेड देयर लीव्स। तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, डज नॉट लीफ शेडिंग सीजन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे पेड़ों में से पत्ते नहीं गिरते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन फॉरेस्ट का नाम सुना है आपने? कहाँ है अमेजोन फॉरेस्ट? कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो अमेजोन फॉरेस्ट एरिया जो है, तो किस कॉन्टिनेंट में ये बताना है। कॉन्टिनेंट, कंट्री दोनों चीजें बता सकते हो, क्योंकि कंट्री तो एक से ज्यादा कंट्रियों में फैला है, लेकिन कॉन्टिनेंट एक ही है, तो कॉन्टिनेंट आपको बताना है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं तो यहाँ पे पतझड़ नहीं होता, मतलब
पत्तों का गिरना नहीं होता है पेड़ों में से और हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पे बारिश दिखती बात है, बारिश हमेशा ज्यादा रहती है। तो इस तरह के फॉरेस्ट एरियाज को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि डेंस होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में या फिर कह लीजिए जो इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, गुजरात, राजस्थान को तो छोड़ दो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट में these type of forest shed their leaves in a particular season and which is that season summer। तो ऐसे पेड़ या फिर ऐसा वेजिटेशन जहां पे पतझड़ देखने को मिलता है, फिर पत्तियां जो पेड़ों में से गिरती हैं, कब गिरती है, तो वो एक स्पेसिफिक सीजन में गिरती हैं। वो स्पेसिफिक सीजन अधिकतर समर होता है, गर्मी होता है। गर्मी में क्यों गिरती है पत्तियां, ये आपको पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। गर्मियों में पत्तियां इसलिए गिरती है क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है ना, पत्तियों में स्टोमेटा होता है, ध्यान है आपने कुछ पढ़ा है? तो स्टोमेटा में से क्या होता है, इवोपरेशन हो जाता है पानी का। तो उस गर्मियों में इवोपरेशन ज्यादा होगा, उस इवोपरेशन को रोकने के लिए डेसिडियस फॉरेस्ट में पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा, डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा। तो फॉरेस्ट के और दो क्लासिफिकेशन है, हमने वेजिटेशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन में हमने फॉरेस्ट एरिया जो देखा था उसके दो क्लासिफिकेशन है, एवरग्रीन और डेसिडियस। अब डेसिडियस में भी दो तरह के डेसिडियस होते हैं, यानी कि डेसिडियस में फिर दो क्लासिफिकेशन है, एक ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है, एक टेम्परेट डेसिडियस होता है। तो ये कुछ नहीं है, टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये जैसे ग्रीन कलर और ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, तो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया है ट्रॉपिकल डेसिडियस और टेम्परेट डेसिडियस मैंने मार्क किया है ब्राउन कलर में। तो जो अर्थ है, अर्थ में हम देखते हैं बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे 0 डिग्री है तो ऊपर 1 2 3 4 90 तक जाएगा, वैसे यहाँ 0 डिग्री है तो 0 से 1 2 3 4 90 तक जाएगा। ये नॉर्थ में रहेगा, ये साउथ में रहेगा। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री से 23 डिग्री का बैंड है, मतलब एक, इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रॉपिकल बैंड कहा जाता है। तो इसमें अधिकतर ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री पाए जाते हैं, ऐसे पेड़ जो ट्रॉपिकल एरिया में है, जहां पे क्या है, रिलेटिवली टेम्परेचर थोड़ा तेज रहता है और जंगल रहते हैं, उन जंगलों में पेड़ अपनी पत्ती भी गिराते हैं। तो अब मैंने 0 डिग्री के पास में क्यों छोड़ा है, तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं अधिकतर, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है इक्वेटर के पास। तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होता है वो एवरग्रीन के लिए होता है, तो इसलिए छोड़ चुके हम। बाकी ये 23 डिग्री, मान लीजिए 10 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ में, 10 से 23 डिग्री साउथ में, इतने में क्या पाया जाता है, इतने एरिया में पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब वैसे ही टेम्परेट क्या है, तो 23 डिग्री से मान लीजिए 66 डिग्री तक ये जो एरिया रहता है, इस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है रिलेटिवली। जैसे हमारे ऊपर के जो एरियाज हैं, मतलब नॉर्दर्न स्टेट जो जम्मू कश्मीर वगैरह, तो यहाँ पे भी इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं जो डेसिडियस होते हैं, ठीक है, ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन बट दे आर फाउंड इन अ कोल्ड एरिया। तो अब ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए वो टेम्परेट डेसिडियस हो गए। तो टेम्परेट डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस क्लियर है, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट क्लियर है। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट वेजिटेशन क्या होता है, ग्रासलैंड वेजिटेशन क्या होता है, स्क्रब्स क्या होते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक तरह से रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी है। तो इस हेडिंग में हम समझेंगे कि किन कारणों से हमें उन्हें कंजर्व करना है और क्या कारण है जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कंजर्व करना होगा, मतलब कि कॉजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कि जिनके चलते वो डिप्लीट हो रहे हैं या फिर डेंजर में है, तो उन्हें हमें कंजर्व करना है। तो इन सारी चीजों को हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। तो दो पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा तो वो प्रॉब्लम्स और कॉजेस को डिस्कस करेगा, और दूसरे पार्ट में देखेंगे क्या कंजर्वेशन मेथड्स लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, इस चीज को हमने पहले डिस्कस भी किया है कि हम कितने मायनों में इस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमें वेजिटेशन से खाना मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है। जो वाइल्ड लाइफ है तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईज कर देती है। ट्रांसपोर्टेशन में एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था। उसके बाद में उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाई जाती है। तो इस सेंस में हम कितने सारे मायनों में उनके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनकी उस इंपॉर्टेंस के चलते क्या है कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, ये दोनों चीजें एक खतरा बन रही है इस वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसके चलते सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, बट ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस
these vegetation and wildlife are being on the threat of डेंजर, ऐसे क्या समझ सकते हैं आप। और ये सारा सारी प्रॉब्लम्स की कॉजेज ही ये सब कुछ है। तो एक ब्रॉड आउटलाइन आपको समझ में आया कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। अब अगर आप देखते हैं कॉजेज ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो ह्यूमन बींग्स ट्रेड के पर्पज से और बहुत सारे पर्पसेस से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। चेंजिंग क्लाइमेट, तो क्लाइमेट नेचुरली तो बदल ही रहा है, उसके साथ साथ में यहाँ पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम इंडस्ट्रीज बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो उसके चलते क्लाइमेट भी चेंज होना है। तो ये सारी समस्याएं हैं और जिनके चलते हमें क्या करना होगा, जिनके चलते हमें ये सारी प्रॉब्लम्स है, जिनके चलते हमें कंजर्व करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज को। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है इन एक्टिविटीज के कारण। तो सबसे पहले लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स अपना जो नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो जहां पे वो पल सकते थे, बड़े हो सकते थे, या फिर जो बोल सकते हैं ना कि उनके लिए जो बहुत कंफर्ट जोन था, तो उस कंफर्ट जोन को हम लोगों ने खत्म करना स्टार्ट कर दिया है। अब जब उस कंफर्ट जोन को हमने खत्म करना स्टार्ट किया है, तो उसके चलते बहुत सारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है तो अपना हैबिटेट खो रही है, अपना घर खो रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ कटेंगे तो उसके कितने सारे रिपलिकेशन है, कितने सारे इंपैक्ट हैं। पानी, बारिश नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दूसरी गैसेस बढ़ते चले जाएगी, हमें फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है, एक प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं कॉज है, जिसके चलते हमें मतलब इस चीज की चिंता हो रही है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। अगली चीज आ जाएगी सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भी होता है जब आप वेजिटेशन को हार्म करेंगे, जब वेजिटेशन को आप खत्म करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो उसके चलते क्या है कि आपकी जो सॉइल थी, सॉइल भी इरोड होने वाली। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो रूट्स में अपनी रूट्स से सॉइल को रोक के रखते थे। तो सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम। फॉरेस्ट फायर्स भी आती हैं अधिकतर ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, जब आप जंगलों से निकल रहे हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है, अगर आप आग को खुला छोड़ देते हैं या फिर अच्छे से प्रॉपर्ली बुझाते नहीं है, तो हो सकता है वो फॉरेस्ट फायर का एक कारण बन सकती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं के चलते हमें कंजर्वेशन करना जरूरी है। और देखते हैं जैसे सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, पोचिंग। अब पोचिंग क्या होती है, तो जो एक तरह से पोचिंग में आप ये समझ लीजिए जैसे बच्चों को किडनैप करते हैं, तो उसी तरह से जानवरों को किडनैप करना। पोचिंग किस पर्पज से की जाती है, जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होती है, तो उनके बॉडी पार्ट्स में स्किन ले लीजिए आप, हॉर्न ले लीजिए, उसके बाद में टीथ ले लीजिए, हाइड ले लीजिए, तो ये सारी चीजें। तो इनके चलते क्या है कि इलीगल ट्रेडिंग होती है, पोचिंग होती है, और एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो बहुत खतरे में रहती है। जैसे टाइगर हो गया, राइनोसोरस हो गए और एलिफेंट हो गए। तो ये बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो पोचिंग का शिकार है, और पोचिंग के शिकार के कारण क्या है, खतरे में है। वो खतरे में कैसे है कि आगे तक उनकी स्पीशीज शायद ना चल पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, सारे कॉजेज हैं किस चीज के, ये कॉजेज हैं कि क्यों हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं कि किस तरह से हमें चीजों को मतलब किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर क्या समस्याएं हैं जो ये चिंता उठाती हैं, या फिर एक ये क्वेश्चन उठाती हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है। तो दिस ऑल ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स। अब इसमें कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, पोचिंग हो गया। तो दिस ऑल ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन एंड हार्मिंग ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इन ह्यूमन फैक्टर, और कह सकते हैं कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके कारण डिप्लीट हो रहा है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ खतरे में है और हमें कंजर्व करना है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्या स्टेप्स लिए गए, तो हाउ कैन वी कंजर्व, कैसे कंजर्व किया जा सकता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। आप सभी के पास में कुछ ना कुछ आइडियाज होंगे, आप सभी के पास में कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होंगे। तो इन जनरल हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हम हमारे आंसर में बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, उन्हें समझते हैं हम। मतलब इस तरह से क्या है कि आप किसी एक जियोग्राफिकल एरिया को मार्क कर रहे हैं, डिमार्क कर रहे हैं, और उस जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे आप क्या करते हैं, उस जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे आप वहां पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है, तो जैसे नेशनल पार्क होते हैं। नेशनल पार्क क्या एक स्पेशली डिमार्केटेड एरिया है जहां पे आप इकोसिस्टम को अपने आप सरवाइव करने का मौका देते हैं, कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो और ज्यादा ग्रो कर सके। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। इनमें साइज डिफर करता है, इनमें नंबर ऑफ स्पीशीज को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो डिफर करता है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं तो एक बहुत बड़ी चेन होती है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड रहती हैं और बड़े एरियाज रहते हैं। तो उसी तरह से इनके बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं। इन्हें हम और आगे बड़ी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
ये हो सकता है। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। तो इस तरह से क्या है, क्रीक्स जो पानी के स्रोत होते हैं, पानी जहां पे आपको वाटर रिसोर्स हमने जैसे पढ़ा था इसी चैप्टर में, आगे हमने वाटर रिसोर्सेज पढ़े थे। तो क्रीक्स जो होते हैं, क्रीक्स यानी एक तरह से जहां पानी के स्रोत रहते हैं, जो जहां से पानी हमें मिल रहा है, लेक्स होते हैं, वेटलैंड्स होती हैं, तो इन एरियाज को कंजर्व किया जाए। क्यों? क्योंकि जल है तो जीवन है, यही सुना होगा ना आपने। तो उसी तरह से क्या है कि जितना भी हमारा वेजिटेशन है, जितना भी वाइल्ड लाइफ है, तो वो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके चलते हमें इन्हें भी कंजर्व करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड। अब क्या है, देखो लोग जागरूक होंगे तो अपने आप वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्व कर लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अलग अलग कह सकते हैं अलग आप कैंपेनिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझाइए। तो ये बहुत सारी चीजें की जा सकती है। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब लोगों को प्रेरित कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि आइए पेड़ लगाते हैं। वन महोत्सव तो आप एक वन यानी फॉरेस्ट, तो एक तरह से आप वन महोत्सव जैसे बहुत सारे स्टेट्स में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी वन महोत्सव वीक सेलिब्रेट करती है। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक तरह से एक उत्सव बनाते हैं, एक फेस्टिवल टाइप से सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के तरफ अपनी चिंता जताते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन देते हैं कि कैसे उसे कंजर्व किया जा सकता है। ये हो गया। उसके बाद में लीगल बैकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स। अब क्या होता है, बहुत सी बार पोचिंग, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हंटिंग हो गया, तो जानवरों को लोग अपने एडवेंचर के लिए मार देते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट हो रहा है कि उनकी पॉपुलेशन पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लीगल बैकिंग देना होगी, मतलब आपको कुछ लीगल प्रोविजंस डालना होंगे, या फिर कह सकते हैं ऐसे लॉज लाना होगा जिसके चलते आप किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हत्या को आप बैन कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद में साइट्स इज अ गुड एग्जांपल। तो अब साइट्स क्या है इसे समझते हैं, कैसे इसने कंजर्व किया है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। तो साइट्स जो है तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसका फुल फॉर्म देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा, ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनमें जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसका नाम है साइट्स। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। तो एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके चलते क्या करते हैं वो लोग, इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फौना डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बहुत सारी स्पीशीज का, तो वो स्पीशीज के ट्रेड के चलते ऐसा ना हो जाए कि ट्रेड में कहीं किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप इतना उस लेवल, इंटेंस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन विंडल होने लगी, खत्म होने लगी, और जानवर या फिर पेड़ पौधे जो हैं तो वो खतरे में चले जाएं, एंडेंजर्ड स्पीशीज बन जाए। तो इसीलिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था ताकि एक कह सकते हैं रेगुलेटेड वे में ट्रेड हो, और उस ट्रेड का इंपैक्ट उनकी पॉपुलेशन पे ना पड़े, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन पे। अब रफली मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे लगभग 5000 स्पीशीज एनिमल्स की, 28,000 स्पीशीज प्लांट्स की, मतलब ये इतनी स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया गया है साइट्स के अंडर में। तो ये कुछ साइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए चैप्टर को अगर मैं रिकॉल करवाता हूँ, लैंड रिसोर्सेज पढ़ा हमने, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, सॉइल रिसोर्सेज पढ़ा, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज पढ़ा, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन पढ़ा, कंजर्वेशन पढ़ा, वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा और कंजर्वेशन देखा। तो हमने वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर जो था हमारा थ्योरी पार्ट पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसे हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या किया जा सकता है जिसके चलते हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन से मतलब विच क्वेश्चंस कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, तो उस चीज को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और थ्योरी पार्ट जो है हमारा तो इस वीडियो में खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।